मैंने कहा क्या है जयपुर फुट में, क्या है जो मेरी जिंदगी बदल कर रखेगा। So get ready to witness the incredible story of Sudha Chandran, an inspiring journey of victory over tragedy. जब ये आपके साथ इंसिडेंट हुआ कि आपके एक्सीडेंट में आपने अपने पैर को खो दिया, तो आपने क्या उस समय भाग्य को, भगवान को, किस्मत को कोसा था? हम भगवान के मंदिर से आ रहे थे तो ये क्यों हुआ। तो मेरी दादी मुझसे यही कहती थी, कभी दोबारा ये सवाल मत पूछा। ये साबित करना होगा कि मैं सही हूँ या गलत। और मैं हर बार लोगों से यही कहती हूँ, अगर सर झुकाना है तो ऊपर वाले के सामने झुकाना, इंसान के सामने कभी मत झुकाना, बिल्कुल भी नहीं, जरूरत ही नहीं। फिल्मों में आना कैसे हुआ? आज जो लोग शब्द यूज करते हैं वो है मैनिफेस्टेशन। उस वक्त हम भगवान से पूछते थे, वही हमारे लिए मैनिफेस्टेशन था। जी, तो हम लोगों से कोई ये कहता है ना कि आप इंडिविजुअल मंगल, राहु, शनि, इनके सॉल्यूशंस ना देकर आप ये बताओ कि नवग्रह कैसे अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हम उनको यही रेमेडी देते हैं कि अगर आपको अपने नवग्रह अच्छे करने हैं ना, तो आप फैमिली के साथ बैठकर खाना खाना चालू करो। They say one dinner or one food with the family। वो सैटरडे के न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा कैप्शन था, लूजर्स अ फुट वॉक्स अ माइल। तो लोगों को ये पता चला, अच्छा सुधा चंद्रन वापस आ रही है, क्योंकि तब तो मैं एक डांसर थी और लोग जानते थे। और जब मैं ऑडिटोरियम में गई, इट वॉज अ जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। आज हमारे साथ जो, क्या बोलूं मैं इनके बारे में, मैं इन्हें माँ काली का रूप बोलूं, मैं इन्हें शक्ति का प्रतीक बोलूं, मैं इन्हें एक आत्मविश्वास की मिसाल बोलूं, या मैं इन्हें उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बोलूं जो जीवन की छोटी छोटी चीज़ों से हार जाते हैं। मैं इन्हें इस तरह संबोधित करूं कि ये बहुत अच्छी नृत्यांगना है, या मैं ये कहूं कि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, या मैं इससे ऊपर इन्हें ये कहूं कि ये नारी परिभाषा को पूर्ण करती हैं। इनकी सुंदरता की तारीफ करूं, इनके नृत्य की तारीफ करूं, अभिनय की तारीफ करूं, या मैं उस जज्बे की तारीफ करूं जिससे इन्होंने सबको ये दिखाया, बतलाया और जतलाया कि दुनिया के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ ठान लें तो वो असंभव नहीं है। हम सहृदय प्रेम से स्वागत करते हैं मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ और आपने मेरे बारे में कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही वर्णन कर दिया है। हालांकि मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं इस दुनिया में किसी कारणवश पैदा हुई हूँ और वो मैं पूर्ण करके इस दुनिया से जाऊँगी। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे पास ना, जब हमें, मेरा ये काम नहीं है मैम पॉडकास्ट, मैं एक बाय प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ और ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि लाखों करोड़ों बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और इसीलिए मेरे नाम के आगे एक शब्द लग गया है माँ। तो वो माँ शब्द ना मेरे बच्चों ने मुझे दिया है और मेरे बहुत फॉलोअर्स, बहुत प्रशंसक हैं। पर मैंने अपनी जब ये सीरीज़ चालू करी थी, ये मैंने इसलिए करी थी मैम क्योंकि मुझे अपनी उन बच्चियों को, अपनी उन लड़कियों को ये समझाना था कि ज़िंदगी में हार तब होती है जब हम मान लेते हैं कि हम हार गए। बिल्कुल, उससे पहले हार नहीं होती। और ये जब मैंने अपनी सीरीज़ को चालू किया था तो मैंने बहुत कॉमन जो लोग होते हैं जिनकी लाइफ की कोई अच्छी कहानियाँ होती हैं, उनसे मैंने स्टार्ट किया था। फिर कोरोना आ गया तो मेरी ये सीरीज़ रुक गई। उसके बाद मैंने पुनः फिर वापस से, क्योंकि फिर मेरा दौर चल गया, मेरे इतना पॉडकास्ट आने लगे कि मुझे फुर्सत नहीं मिली कि मैं ये काम कर सकूं। फिर मैंने जब इसको वापस स्टार्ट किया तो मेरे फर्स्ट चॉइस आप थे। ओह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मैम, 2005 की बात है,
एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में कि मुझे ये लगा कि मुझे अब एस्ट्रोलॉजी छोड़नी पड़ेगी और मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाऊंगी। और जैसे आप अपने नृत्य से बहुत अटैच्ड है ना, ऐसे मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी से बहुत अटैच्ड हूँ। मतलब मेरे लिए मेरे ठाकुर जी, मेरे लिए मेरी एस्ट्रोलॉजी, यही मेरी जिंदगी है, मेरी सांसें हैं। तो उस वक्त कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हुई और बीइंग अ फीमेल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी कि लोग कहने लगे ये पता नहीं क्या तंत्र मंत्र करती रहती है। घर में कोई बीमार हो जाता था तो उसका एलिगेशन मुझ पे आता था कि ये सब करती है ना, तो इसका हमारे ऊपर प्रभाव आता है। तो ऐसी स्थितियां हो रही थी और आप एक भ्राता हैं, आप एक जी। वैवाहिक जीवन में हैं, जी। तो आपको लोगों को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके ऊपर एक टैग लग जाता है जी। कि पराए घर से आई है तो होगी ऐसी। तो वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए उस दौर में अपने आप को, अपनी इस चीज़ को लेकर साथ चलना। तब ना एक मैंने कहीं एक बुक आती थी, उस समय तो ये इंस्टाग्राम वगैरह इतने जी। नहीं होते थे। जी। एक बुक आती थी, उसमें मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था। और चूंकि आपको जानती तो मैं बहुत पहले से थी, मैंने आपकी नाच मयूरी देखी थी, मैंने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, पढ़ी थी। तो उस इंटरव्यू, वो एकदम से वो इंटरव्यू मेरे सामने आया और मैंने वो सारी चीज़ें जब आपकी पढ़ी, तो वो एक पल था जब मुझे ये लगा कि जब ये सब कुछ खोकर फिर भी अपनी कला को जिंदा रख सकती, तो मैंने तो ऐसा कुछ खोया नहीं। सिर्फ 4 लोगों की बातें सुनकर, 4 लोगों ने मुझे ये कह दिया कि मैं नहीं कर सकती, तो मैंने मान लिया कि मैं नहीं कर सकती। तो वो एक पल था जब आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनी थी। चलो, बहुत अच्छी बात है कि जिस चीज़ से आप बेहद प्यार करती थी, जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है, वो आपने नहीं छोड़ा। और छोटे एक परसेंटेज मैं कहूँगी कि मेरा भी कई कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल रहा मैम। तो मैं अपनी फर्स्ट चॉइस में आपको इसीलिए रखी हुई थी कि मेरे को मालूम है कि जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ ना, उसके लिए आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है जो उस चीज़ को सार्थक करता है। तो इसीलिए मैंने आज इसीलिए बोला कि मैं आपको क्या कह के बुलाऊं, मुझे नहीं समझ आता। मैं एक बहुत ही एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। जैसे मैं कहती हूँ, कुछ चीज़ें आप खुद स्वयं डिसाइड करते हैं, कुछ चीज़ें वो ऊपर वाला डिसाइड करके आपको नीचे भेजता है। तो जब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया, क्यों किया, मैंने कहा हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। टैगलाइन यही रहा है मेरी ज़िंदगी में कि मैं अपने लिए जीती हूँ, अपने प्रति मैं बहुत सच्ची हूँ, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। और ऐसा कोई वक्त नहीं है या ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सामने मुझे ये साबित करना होगा कि मैं सही हूँ या गलत। और मैं हर बार लोगों से यही कहती हूँ, अगर सर झुकाना है तो ऊपर वाले के सामने झुकाना, इंसान के सामने कभी मत झुकाना, बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। और जब वो ऊपर वाला आपके साथ है तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी मेरा ये एक अटूट विश्वास है, मैं अपने प्रॉब्लम्स जो है मैं लोगों के साथ कभी डिस्कस नहीं करती, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम जो है वो मेरी है। और जब मैं बात करती हूँ तो मैं ऊपर वाले से बात करती हूँ। और अगर ऊपर वाले ने मुझे कोई प्रॉब्लम दी है तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी वही देगा। वही और देगा। ये मेरा अटूट विश्वास है। और ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि बेटा, जब आप विश्वास करते हो किसी पर भी, वो भगवान हो या आपके परिवार वालों पर, उस पर कभी डाउट कभी नहीं होना चाहिए। इम्प्लिसिट फेथ हम बोलते हैं उसे। कभी भी पल भर के लिए भी आपके दिल में या दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि क्या कहीं जो भरोसा मैंने अपने ऊपर वाले पर रखा है क्या वो गलत है। वो 1% भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा। सो वो बचपन से मैं एक चीज़ सीखती हुई आई हूँ एंड मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया है। और आज मेरे लिए गर्व की बात है कि ना सिर्फ स्पेशली चैलेंज लोगों के लिए, बल्कि काफ़ी लोगों के लिए मैं एक इंस्पिरेशन रही हूँ। लोगों की ज़िंदगियाँ बदली है। तो मेरे पिताजी इस एक्सीडेंट के बाद बार बार मैं यही सवाल पूछती थी कि मैं क्यों, मैंने क्या गुनाह किया। अब 13 साल की उम्र में एक छोटी सी बच्ची क्या गलत कर सकती है। तो किसी ने कहा कि प्रीवियस जन्म का कोई कर्मा होगा, पता नहीं, मैं ये सब नहीं जानना चाहती, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहती थी।
तब मेरे पिताजी ने सिर्फ मतलब एक रात मैं और मेरे पिताजी ऐसे बैठे थे, तो बहुत एनालिटिकली, बहुत प्रैक्टिकली उन्होंने मुझसे एक बात कही कि शायद तुम्हारे जरिए ऊपर वाला कुछ संदेश देना चाहता है। यू आर बॉर्न विद अ पर्पस। क्या है वो पर्पस, ये तुम ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास वो सारी सहूलियत है। अब तुम सोचो तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, और शायद इसी वजह से आज तुम बची हो। तुम्हें कुछ प्रूव करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए तुम्हें एक संदेश देना है, ताकि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो आने वाली पीढ़ी कई सालों तक तुम्हें याद करे, और वो भी एक बहुत पॉजिटिव वे में याद करे। तो शायद वही एक रीज़न है कि आज मैं जिंदा हूँ और मैं लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी हूँ। मैम, जब वैसे तो आपसे बहुत लोगों ने इस बारे में बात करी होगी, लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ आपके साथ, और एक ये भी कोऑर्डिनेशन है और एक संबंध है हमारा कि आपका वो जयपुर फुट आपने जयपुर से जी, लगवाया, और मैं जी, जयपुर से हूँ मैम। जी। तो जब ये आपके साथ इंसिडेंट हुआ कि आपके एक्सीडेंट में आपने अपने पैर को खो दिया, तो आपने क्या उस समय भाग्य को, भगवान को, किस्मत को कोसा था? एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये हादसा जब हुआ ना, मैं हमारे कुल देव के मंदिर से आ रही थी। हाँ जी, मैंने पढ़ा था। जी। तब लोगों ने यही कहा कि क्या हुआ, आप लोग तो मंदिर गए थे, आते वक्त ये हुआ। तब मेरी दादी ने मुझसे कहा कि नेवर क्वेश्चन ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए क्या किया है, क्यों किया है, ये कभी सवाल मत पूछना, इसके पीछे जरूर कुछ होगा। जी। 3 साल तक मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था, बट जब फिल्म मयूरी बनी, हमारे जो कुल देव है वो लॉर्ड कार्तिक है, जी। मुर्गन। फिल्म मयूरी बनी, मुर्गन का वाहन पीकॉक है। जी। नागिन, मोर के पैर पे नागिन है, और हमारे जो कार्तिक भगवान है वो पीकॉक पे सवार है। तो ये सारे जब सवालों के जवाब मैं पूछती रही, मैं ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो मैं बार बार मैं अपनी दादी से पूछती रही, मैं क्यों, हम भगवान के मंदिर से आ रहे थे तो ये क्यों हुआ। तो मेरी दादी मुझसे यही कहती थी, कभी दोबारा ये सवाल मत पूछा करो, ये क्यों 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 का जवाब तुम्हें नहीं मिलने वाला है। इसके बजाय ये सोचो कि तुम मंदिर से आ रही थी, इसलिए सिर्फ इतना ही हुआ, नहीं तो आपके साथ इससे कुछ और भी भी बुरा बहुत कुछ हो सकता बुरा था। हो सकता था। तो जो बहुत बड़ा होने वाला था वो बहुत ही एक छोटे से एक पैर ही खोया है ना तुमने। तुम रुको, हैव पेशेंस, इसका जवाब तुम्हें मिलेगा। वो दिन और आज का दिन कुछ भी गलत होता है, पर मैं अपने भगवान पर कभी कोई सवाल नहीं उठाती, बल्कि जब भी कुछ बुरा होता है मेरा विश्वास और 100% ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना वो मेरे लिए एक टेस्टिंग पीरियड है, और ऊपर वाला हमेशा उन्हीं लोगों को टेस्ट करता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, और जिनको वो बहुत कुछ देना चाहता है वो। और बार बार आपको इसलिए टेस्ट किया जाता है क्योंकि कई ऐसा ना हो कि कुछ साल में जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो तो ऐसा ना हो कि आप में वो घमंड आ गया हो कि जी। भैया मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हर बार मैं यही कहती हूँ कि इतनी ताकत मुझ में तो नहीं है, ये डेफिनेटली कोई एक औरा है, या वो भगवान मेरे साथ चलता है। और बार बार मैं यही पूछती हूँ कि तुम मेरे साथ क्यों चलते हो, तो बार बार मुझे यही जवाब आता है, तो कौन चलेगा तुम्हारे साथ, मैं नहीं चलूंगा। तो ये जब भी मैं बात करती हूँ अपने भगवान से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हर रोज बात करती हूँ, बट जिस दिन मैं बहुत टूट जाती हूँ तो अंदर ही अंदर मैं अपने भगवान से बहुत सारे सवाल पूछती रहती हूँ, और मुझे हर सवाल का जवाब मिलता है। तो मैं कभी अपने भगवान पर प्रश्न नहीं उठा सकती, नेवर, इस जन्म में तो नहीं। मैम, जब आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, आप जी। शायद साउथ में थे जी, उस जी। समय, और साउथ से राजस्थान का ये एड्रेस आपको कैसे मिला? ये मैं बचपन से सोचती आई हूँ। दरअसल बात यह है कि जब ये हादसा हुआ, ये ट्रिची के वहां पर हुआ था, फिर मैं चेन्नई, मुझे शिफ्ट किया गया। अब जब मैं हॉस्पिटल बेड पे थी और जब ये एम्पुटेशन डिक्लेयर हो गया, तो मैं अपनी माँ से पूछती थी, माँ इसके बाद क्या जिंदगी है। और मैं उस वक्त माइनर थी, आई वाज बिलो 18। तो जब ये डिसीजन लिया गया कि एम्पुटेशन ही है, तो मैंने अपने माता पिता से एक ही सवाल पूछा कि मैंने कहा क्यों आप लोगों ने एग्री किया।
क्या ज़िंदगी भर मैं आप लोगों पर बोझ बनकर जीऊँ? मेरे पिताजी ने उस वक़्त कहा था कि तुम हमारी इकलौती हो। हमारे लिए जीने का कोई मकसद ही नहीं है और अगर हम जिएँगे तो तुम्हारे लिए जिएँगे, अगर तुम ही नहीं रही तो हमारा क्या? हम क्यों जिए? तो उस वक़्त मुझे लगा कि यस, अब ज़िंदगी सिर्फ़ मेरी नहीं है, मुझे उनके लिए जीना है। बट इन हालातों में मैं कैसे जीऊँगी? तब मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा कि मैं वो पैर बनूँगा जो तुमने खोया है। मैंने अपने पिताजी से ये पूछा कि कब तक जियोगे मेरे साथ? कब तक? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब तक जीऊँगा जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं बन जाती या ज़िंदगी में एक मुकाम तक नहीं पहुँचती। और उन्होंने जो वादा 1981 में पूरा किया था, उन्होंने जो वादा किया था, आई लॉस्ट हिम इन 2022 21 3 साल पहले। तो उन्होंने मुझे वो पीक पे भी देखा। जितना मैंने खोया उससे कई ज़्यादा गुना मैंने पाया है। जब मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी, एक डॉक्टर आते थे, हालांकि ही वॉज अ क्रिश्चियन, बार बार आके मुझसे पूछते थे, व्हाट आर यू प्रेइंग सुधा, इज गॉड गोइंग टू आंसर योर प्रेयर्स? तो मैंने कहा यस, वो किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर मुझे एक जवाब मुझे मिलेगा। एंड ये एक्सीडेंट हुआ था मई में, एंड आई रिमेंबर इट वॉज द एंड ऑफ मई, और वही डॉक्टर मेरे कमरे में आए, हिज नेम वॉज डॉक्टर डेरिक डिसूजा। तो आए, उन्होंने कहा, लिसन, गॉड हैज आंसर्ड योर प्रेयर्स। और उन्होंने एक इंडिया टुडे का एक मैगजीन मेरे सामने उन्होंने रखा। मैंने कहा व्हाट इज दिस? कहा, मिस्टर पीके सेठी फ्रॉम जयपुर, डॉक्टर पीके सेठी हैज गॉन द रामन मैग्सेसे अवार्ड फॉर द जयपुर फुट। तो मैंने कहा क्या है जयपुर फुट में, क्या है जो मेरी जिंदगी बदल कर रखेगा? पता वो मुझे नहीं पता, पर जब जब मैं तुमसे सवाल पूछता था तुम एक ही जवाब देती थी कि जवाब आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, इस आई एम अ क्रिश्चियन, हो सकता है तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जवाब दे दिया। तो जब मैंने खोला तो आई वॉज रीडिंग हिज आर्टिकल, तो उसमें मुझे पता चला कि ये एक बहुत ही नॉर्मल फुट की तरह है, आप पानी में जा सकते हो, और ख़ास तौर से ये जो जयपुर फुट है वो हमारे इंडियन कल्चर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसपे आप स्क्वाट कर सकते हो, आप मंदिर जा सकते हो। तो सडनली वो एक इंटरेस्ट जाग गया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, तो पर मैं कैसे कांटेक्ट करूं? तो आई आस्क्ड डॉक्टर डेरिक, मैंने कहा डॉक्टर हाउ, मैं कैसे डॉक्टर सेठी तक पहुंचूं? इसे देखो, आर्टिकल लेके आना मेरा मेरा काम काम था, था। अब आगे रास्ता कैसे ढूंढना है वो तुम ढूंढो। और उसी टाइम पे डायना हैड जस्ट गॉट मैरिड टू प्रिंस चार्ल्स। तो मैं बहुत रोती रहती थी, वो डिप्रेस्ड रहती थी। तो डॉक्टर आके मेरे पास, वो ही केप्ट द रेडियो, ही केप्ट स्मॉल ट्रांजिस्टर था। मैंने कहा ये क्यों? बोला डायना इज गेटिंग मैरिड टू प्रिंस चार्ल्स। मैंने कहा तो मुझसे क्या है, मुझे क्या लेना देना, डायना शादी करे ना करे? नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी जिंदगी में भी एक प्रिंस चार्मिंग आएगा। मैंने कहा हो रियली, इस स्टेट में कौन सा प्रिंस चार्मिंग आने वाला है? बट एनीवेज, विद जोक्स अपार्ट, मैंने डॉक्टर सेठी को ऐसे एक रैंडम एक लेटर मैंने लिखा। मैंने कहा डॉक्टर आई एम अ डांसर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर सेठी बहुत बिजी है, इज टूरिंग अराउंड द वर्ल्ड। एक हफ्ते में मुझे जवाब मिला, इससे आप जयपुर आइए। मैं कभी राजस्थान गई नहीं थी। जैसे ही मैं उनसे मिलने गई एसएमएस हॉस्पिटल में, तो वो बैठे थे, तो मैं गई, मैंने कहा इसे आयु सुधा चंद्रन? मैंने कहा यस डॉक। मैंने कहा ऐसा ऐसा है कि मैं छोटी मोटी डांसर हूँ। बोला हाँ तो ऐसे चल तो पाऊंगी जयपुर फुट के साथ, पर शायद डांस ना कर पाओ। किसने कहा तुमसे? ले जाओ जयपुर फुट, सब ठीक हो जाएगा। कहा इतना सिंपल है? मतलब क्या आप जो जयपुर फुट दे देंगे और मैं 4 दिन में डांस करना शुरू कर सकती? सी, जयपुर फुट देना मेरा काम है, अब तुम क्या करोगी ये तुम पे डिपेंडेंट। सो एंड में हर कोई एक जरिया, इट वाज जस्ट अ सोर्स, बट फाइनल जो एफर्ट था वो मेरा। मतलब हर डॉक्टर मुझसे यही कह रहे थे कि हम इस घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, जबरदस्ती हम नहीं पिला सकते, पीना नहीं पीना अब तुम्हारे हाथ में है। जयपुर फूड लेकर जब मैं मुंबई गई और डॉक्टर सेठी से मैंने यही कहा कि डॉक्टर आप समझ नहीं रहे हो, मैं क्लासिकल डांसर हूँ और भरतनाट्यम में फुटवर्क की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा मुझे पता है। मैंने कहा आपको कैसे पता होगा, आप तो डॉक्टर हो। बोले नहीं, मेरी डॉटर इन लॉ जो है वो क्लासिकल डांसर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये तुमसे हो पाएगा। गई मैं 3 साल तक मैं मेहनत करती रही, और 3 साल के बाद जब मैं स्टेज पर आई तो मैंने डॉक्टर पीके सेठी से यही कहा कि मैं मंच पर तब चढ़ूंगी जब आप आओगे। सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके डॉक्टर पीके सेठी वहां उस ऑडिटोरियम में आकर बैठे
3 घंटे का परफॉर्मेंस करने के बाद जब डॉक्टर सेठी मेरे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटा हाउ डिड यू डू इट, तुमने कैसे किया ये? मैंने कहा कैसे किया, आपने तो मुझसे कहा कि हो जाएगा। तो आज मैं एक सच कहना चाहता हूँ, तुम इतनी इनोसेंट थी मेरे सामने और जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही थी मैं तुमसे ना नहीं कह पाया, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। बट मैंने कहा सर वही तो मैजिकल वर्ड्स थे, आपने हाँ कहा, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट तो एनिमेट बन गया है। आज मैं कहती हूँ अगर मेरा सही पाँव भी होता ना तो शायद वो इतना नहीं कर पाता जितना आज ये आर्टिफिशियल लिम्ब मेरे लिए कर रहा है। इसलिए हर रोज जब भी मैं इसे पहनती हूँ बहुत शिद्दत के साथ मैं उसे पहनती हूँ और हमेशा मैं कहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पे भरोसा करती हूँ। एंड अ बिग थैंक्स टू डॉक्टर सेठी। और आज जब भी मैं जयपुर जाती हूँ, आप बिलीव करो या ना करो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वो सोल हूँ, वो आत्मा हूँ जो जयपुर से बिलोंग करती थी। आई डोंट नो, मुझे महल देखती हूँ, मैं हमेशा अपने हस्बैंड को बोलती हूँ रवि मुझे पता नहीं, मैं महल देखती हूँ, जयपुर जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई यूज टू बिलोंग टू जयपुर। किस फॉर्म में ये मैं नहीं जानती, और शायद वही कनेक्शन है जो जयपुर से है, और एक पुनर्जन्म अगर मैं कहूँगी तो वो मुझे जयपुर से ही मिला है। थैंक यू मैम। जयपुर मेरी बहुत बड़ी मोहब्बत है जी। और मेरा तो गढ़ है, तो मुझे तो उससे बहुत प्यार है। जब आपका ये एक चेंज आया, आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी, उसके बाद ये फिल्मों में आना कैसे हुआ? जब फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पर आई तो जनरली उस टाइम पर जैसे सोशल मीडिया तो नहीं है, बट न्यूज़पेपर, प्रेस हाँ, वाज वेरी हाँ, स्ट्रॉन्ग। हाँ। और मेरे फादर अमेरिकन लाइब्रेरी से थे, ही वाज अ डेप्यूटी लाइब्रेरी डायरेक्टर, तो प्रेस वालों से बहुत बड़ा कनेक्शन था उनका। मेरी माँ ने खास तौर से मेरे पापा से कहा था कि प्लीज किसी को मत बोलिए, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट है, पता नहीं बेटी सक्सेसफुल होगी या ना हो। क्योंकि उस वक्त समाज की जो बातें थी उससे मैं भी नहीं बची हूं। लोग आकर मुझसे पूछते थे कितना गया, कितना बचा, तुम चल पाओगी, चल भी तो नहीं सकती, डांस कैसे कर पाओगी। अब इन सारे सवाल का जवाब तो मैं उस वक्त नहीं दे पाई, और उस वक्त मैं जैसे कहती हूँ हर बार मेरा जो युद्ध रहा है वो ऊपर वाले के साथ ही है। मैंने कहा देखो तुम सुन रहे हो, ये सारी बातें सुन रहे हो, इसका जवाब तुम दोगे। तो जिस दिन मैं स्टेज पर आने वाली थी, मेरी माँ ने खास तौर से कहा मेरे पापा से कि प्लीज किसी को मत बताओ, सिर्फ हमारी जो फैमिली है हम उनको बुलाएंगे। बट बीइंग द लाउड माउथ, पता नहीं कहाँ से पापा ने मैसेज दिया है, पता नहीं, वो सैटरडे के न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा कैप्शन था, लूजर्स अ फुट वॉक्स अ माइल। तो लोगों को ये पता चला अच्छा सुधा चंद्रन वापस आ रही है, क्योंकि तब तक तो मैं एक डांसर थी और लोग जानते थे। और जब मैं ऑडिटोरियम में गई, इट वॉज अ जैम पैक्ड ऑडिटोरियम, और उस वक्त मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई। मैंने कहा हे भगवान, मेरे माता पिता की जो इज्जत है उसे बरकरार रखना। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ, बट जो भरोसा मेरे माता पिता का मुझ पर है उसे कभी लेट डाउन मत करना, उसे कभी गिरने मत देना। और जैसे मैं जा रही थी, पता नहीं मैंने पलट के मेरी माँ से यही कहा कि भगवान कार्तिक पता नहीं किस रूप में आज यहाँ आएंगे, पर वो आज यहाँ आएंगे। तो मेरी माँ ने कहा तू पागल हो गई, तू जा जाके पहले डांस कर। और गणपति स्तुति हुआ, मैं गई, मैंने 3 घंटे मैंने परफॉर्म किया। और जैसे परफॉर्मेंस खत्म हुआ, दैट इज वेयर वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन कि भैया मंच पर आ गई है। और सच मानिए मैम, वो 3 घंटे मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ डांस कर रही हूँ। तो डेफिनेटली वो एक पावर था, या तो वो शक्ति मुझ में आ गई थी या मुझ में थी जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी, बट यस वो मैं अकेली नहीं थी, मेरे पीछे डेफिनेटली कोई एक पावर था। और 3 घंटे के परफॉर्मेंस के बाद जब मैंने देखा तो मेरी माँ रो रही थी, वो विंग्स में खड़ी थी, मेरे गुरुजी रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी एक प्रण लिया था भगवान नटराज के सामने, जो आज आपने मुझे, मतलब इसीलिए ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 डेज ना उन्होंने अन्न को छुआ था और ना ही पानी को, मेरे गुरुजी ने। उनका यही था कि मेरी जो बेटी है, मेरी जो डिसाइपल है, वो वापस आ जाए। और उस दिन मेरे परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने वो, एंड ही वाज क्वाइट एजेड,
तब भी उन्होंने नहीं छुआ। सो मेरे लिए वो सब कुछ, मतलब आई थॉट कि मैंने गिव बैक कर दिया अपने गुरु को, अपने माँ को, बट अपने पिताजी को मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं दिखे। जब सब चले गए तो मेरे पिताजी आए और उनके हाथ में पूरे वो कपूर के, मतलब ऐसे छोटे छोटे ना कपूर के। तो मेरी माँ ने कहा ये क्या है? मतलब मुझे नहीं पता, मैं लास्ट रो में बैठा था डर के मारे। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण ही एंटर्ड द हॉल, वो आके मेरे पास बैठे और उन्होंने कहा कि घर जाने के बाद अपनी बेटी का नजर उतार लेना, और ये कपूर देकर गए। तो मैंने पलट के देखा तो वो ब्राह्मण मुझे दिखे नहीं। तब मेरी माँ ने कनेक्ट किया कि बोले सुधा ने कहा था जब वो स्टेज पर जा रही थी कि आज वो किसी रूप में यहाँ आएंगे, शायद वो ही थे। बिल्कुल होंगे मैम। हाँ, और उस परफॉर्मेंस के बाद जब मैं घर आई तो मेरे पिताजी ने मेरे पैर छुए। मैंने कहा पापा ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी बेटी के पैर नहीं छू रहा हूँ, मैं उस सरस्वती के पैर छू रहा हूँ जो मेरी बेटी के पैरों में विराजमान है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि एक पर्स उन्होंने, वो ब्राह्मण ने दिया था। तो मेरे पापा ने कहा वो ज़रा पर्स खोलना। पर्स हमने खोला तो उसमें मुर्गन का एक मुर्गन की एक तस्वीर थी। तो 100% कन्विंस हो गई थी मैं कि ही वॉज देयर। उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा, बिकॉज जब मैं स्टेज पर आई फिर लोगों ने, मतलब प्रेस ने लिखना शुरू किया कि दिस इज अ मिरेकल गर्ल। तो रामोजी राव सर जो हमेशा अच्छी फिल्में बनाते हैं, जो हैदराबाद के हैं, रामोजी फिल्म सिटी के ओनर थे, तो ही रेड अबाउट मी। तो उन्होंने कहा कि आई शुड मेक अ फिल्म ऑन हर लाइफ स्टोरी, क्योंकि ये बहुत ही एक इंस्पायरिंग कहानी है, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं हैदराबाद गई तो इनिशियली वो उनका ये था कि किसी बड़ी हीरोइन को वहाँ कास्ट करेंगे तो मुझसे कहानी सुन लेंगे, बट जो डायरेक्टर थे वहाँ पे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं फिल्म बनाऊंगा तो इस लड़की के साथ ही, अब आप फैसला कीजिए। मैंने कहा फिल्म और मैंने कहा मैं स्टूडेंट, बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं अपना MA कर रही थी उस वक्त। बोले नहीं, देन वील शेल्फ द फिल्म। तो मेरे पापा ने यही कहा कि डोंट बी स्टूपिड, एक फिल्म बन रही है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत एक लेसन है, एक लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी है, एक फिल्म करो उसके बाद मत करो। तो मैं चली गई, एक फिल्म की, फिर पढ़ाई छूट गई और इंडस्ट्री चिपक गई, और वो दिन और आज का दिन है। मतलब मैं अपनी इस इंडस्ट्री से इतना प्यार करती हूँ कि अगर एक दूसरा जन्म भी मिल जाए तो मैं यहीं पर पैदा होना चाहती हूँ, इसी इंडस्ट्री में, एज अ डांसर, एज एन एक्ट्रेस। और मैम ये जो डांस का आपके अंदर इतना प्यार और इतना अटैचमेंट है, ये आपको फर्स्ट टाइम कैसे हुआ? ये मेरी माँ की वजह से। ओके। जी, शी वॉज अ वेरी गुड क्लासिकल सिंगर, और एक तमिल ब्राह्मण फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आर्ट तो हमारे फैमिली, हमारे कल्चर में ही है। एजुकेशन प्लस एक आर्ट होता है, या तो सिंगिंग हो, डांस हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट हो। तो मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, बट उनकी बड़ी तमन्ना थी डांसर बनने की, ओके। पर वो नहीं बन पाए। तो उन्होंने ये सोचा था कि उनकी शादी होगी, बेटी पैदा हुई तो उसे डांसर बनाओगे। वैसे ही मेरे डैडी जो है वो केरला से आए थे, और एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपने काम के बाद वो एक बहुत अच्छे स्टेनोग्राफर थे। अच्छा। हाँ, तो एक डांसर के घर में उनको काम मिला। ओह। हाँ, वो एक डांसर सुधा दरेस्वामी उस वक्त की सबसे टॉप मोस्ट भरतनाट्यम डांसर थी बॉम्बे की। तो मेरे फादर उनके प्रोग्राम्स के लेटर्स टाइप करते थे। वो सोचने लगे कि अगर मेरी शादी हुई, मेरी बेटी पैदा हुई, तो मैं उसका नाम सुधा रखूंगा और उसे डांसर बनाऊंगा। ओह। तो जैसे कहते हैं ना कि जब आप ऊपर, आज जो लोग शब्द यूज करते हैं वो है मैनिफेस्टेशन। उस वक्त हम भगवान से पूछते थे, वही हमारे लिए मैनिफेस्टेशन था। जी। तो शायद दो अलग इंडिविजुअल्स ने अलग अलग तरीके से ऊपर वाले से कुछ मांगा, और ऊपर वाले ने कहा तथास्तु, और आप आ गए। दोनों की शादी हुई, बेटी पैदा हुई। पापा चाहते थे कि मेरा नाम सुधा हो, मेरी माँ चाहती थी मैं डांसर बनूं, और मैं डांसर बनी। एक स्टेज की दुनिया बहुत अलग होती है मैम, और एक फिल्मों की दुनिया बहुत अलग है। साउथ बिल्कुल अलग, जैसे आपने कहा कि वहाँ का कल्चर, वहाँ की परंपराएं, वहाँ हर घर के अंदर अपने एक रिचुअल्स हैं। उससे निकलकर एक बम्बई नगरी जो माया नगरी कहलाती है, सपनों की नगरी कहलाती है, ये दोनों में आपने कोअप कैसे किया? मैं पैदा मुंबई में हुई हूँ। अच्छा। बिल्कुल, मैं हार्डकोर मुंबईकर हूँ।
ओह! क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो 14 साल की उम्र में वो मुंबई आए थे काम नौकरी ढूँढकर। मेरी माँ मुंबई की है, तो मैं हार्डकोर मुंबईकर हूँ। तो मैं मुंबई रिलोकेट नहीं हुई हूँ, मैं हूँ मुंबई की ही। बट मेरी ज़िंदगी में मतलब आई एम मैरिड टू पंजाबी। सो ऐसा कोई भी कल्चर मैंने नहीं छोड़ा है। अगर आज भी आप मेरे घर आओगे, तो मेरे हस्बैंड जो पंजाबी है, वो मुझसे ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं। मेरे फादर हमेशा वही बोलते थे कि मेरा दामाद मेरा बेटा लगता है, क्योंकि सवेरे वो पूजा करेगा, कितना भी लेट हम घर जाए, बट वो पूजा पाठ, वो रिचुअल वो कभी नहीं छोड़ेगा। शनिवार हो मंदिर जाएगा। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा गलती से तू क्षत्रिय तो नहीं पैदा हो गया, तुझे तो ब्राह्मण पैदा होना चाहिए था। सो मैं आज भी राहु काल फॉलो करती हूँ, जी मैम। मैं यमगंडम फॉलो करती हूँ। मैं कोई भी डॉक्यूमेंट उन टाइम पे नहीं साइन करती। लोग मुझे बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में रहकर तुम इतनी सुपरस्टिशियस कैसी हो। मैंने कहा मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, ये मेरे बिलीव्स है और यही मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। मैं पार्टी नहीं करती, मैं दारू नहीं पीती। सो ये जो माया नगरी की जो मायावी चीजें हैं, उनसे मैं बहुत दूर रहती हूँ। बट एट द सेम टाइम जब मैं काम पे जाती हूँ, मैंने कहा मेरे 24 घंटे मेरी जिंदगी का एक एक दिन है ना, 12 घंटे जो है वो मेरा प्रोफेशन है। 12 घंटे के 1 मिनट बाद से अगले 12 घंटे तक मेरा फैमिली टाइम है। उसमें ना कोई फिल्मी लोग इस तरफ बात करेंगे और ना ही मेरे वर्किंग टाइम पे फैमिली की कोई बातें होगी। ये मैंने बहुत क्लियर कट डिवाइड किया है। दिस इज द वे आई हैव डिवाइडेड माई प्रोफेशन। प्रॉब्लम्स तब आती है जब आप इन दोनों चीजों को मिक्स करते हैं खिचड़ी और बनाते हैं। सक्सेस जो है आपको उसे डाइजेस्ट करने की सख्त जरूरत है। जैसे आपने कहा कि मुंबई नगरी जो है वो मायावी है, लोग बड़े बड़े ख्वाब लेकर आते हैं। मैं लोगों से यही कहती हूँ, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे तभी डिसअपॉइंटमेंट्स है। ऐसा नहीं कि आपने बोरिया बिस्तर उठाया, आप बॉम्बे में आए और दरवाजे खुले और आपको बोला कि भैया आइए। जिनको मिला बहुत अच्छी बात है, वो भी 1% है, बाकी 99% को स्ट्रगल करना पड़ता है। आज की जो जनरेशन है करना बहुत कुछ चाहते हैं, पेशेंस नहीं है, हार्डवर्क नहीं करना चाहते। कंपैरिजन, ये जो कंपैरिजन है ना, उसके पास इतना है मेरे पास क्यों नहीं। सबसे पहले ये टूटना चाहिए। आप ये देखिए कि आप जिस लायक हो वो आपको जरूर मिलेगा। तो ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस, क्योंकि माया नगरी हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी बुरी नहीं है जैसे लोग कह रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, यह गलत है। ये इंडिविजुअल डिसीजन है। जब आप इंडिविजुअल डिसीजन लेते हो तो आप ही ब्लेम के हकदार हो। हमारी इंडस्ट्री नहीं है। हमारी इंडस्ट्री ने कभी ये नहीं कहा है कि आपको ये करना ही है। हम उसी इंडस्ट्री के हैं, बड़ी इज्जत से आज हम पैसे कमा रहे हैं। कम कमा रहे होंगे पर इज्जत की कमाई है। सो एक ही साल में आपको ऑडी भी चाहिए, आपको घर भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको वेट करना पड़ता है और जब वो वक्त आपका आएगा तो सब कुछ आपके पास आएगा। और आप 4 घर 5 घर रख के करोगे क्या? रहना तो एक ही घर में है। तो थोड़े अपने जो डिजायर्स है ना उसको कंट्रोल कीजिए। जैसे मुझे पता है कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मैं किसी भी चीज को देखकर इतनी जल्दी ल्यूर नहीं होती हूँ। कोई भी हो, कुछ भी हो, पहले घर आती हूँ, अपने फैमिली के साथ डिस्कस करती हूँ, अपने सोच विचार रखती हूँ, उनके सोच विचार। जब तक आई लॉस्ट माई फादर, मैं हर चीज अपने फादर से डिस्कस करती थी। जैसे 9 बजे हमारा पैकअप होता था, मेरे फादर बोलते थे वेयर आर यू, शादी के बाद भी। मतलब मुझे पापा को ये बोलना पड़ता था कि अप्पा 25 मिनट्स राइट दिखा रहा है, तो यूज्ड टू से 9:25, व्हाई आर यू डिलेड बाय 5 मिनट्स, ट्रैफिक कहाँ पे थी। तो जब आप किसी से डरते हो या किसी को आप रिस्पेक्ट करते हो ना, आप कभी गलत नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। प्रॉब्लम अब ये है कि माया नगरी में लोग सब कुछ पीछे छोड़ के आए हैं, अकेले आते हैं, फैमिली को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। अब बेचारी ये लड़कियां कुछ हासिल करने के लिए आप मतलब मैंने देखा है कि बच्चे अपने माँ बाप से 2-2 दिन 3-3 दिन तो बात ही नहीं करते। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो फैमिली सपोर्ट है,
कि आप किसी को जाकर आप अपने दिन में जितना जो कुछ हुआ है कम से कम उसे डिस्कस तो करो। जैसे मैं घर आती हूँ, सबसे पहले जो 12 घंटे में मेरे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा बुरा प्लस माइनस जो भी हो, आके सबसे पहले मैं अपने पति के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठती हूँ। और यही है कि एक डिनर या एक लंच एक साथ अपने फैमिली के साथ खाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम स्कूल से आते थे, जब हम डिनर खाते थे, तो हम चीज़ें बात करते थे, जिसमें आपको बहुत चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है। हर बार हम सही हो ये भी सही नहीं है, बट आपके माता पिता आपसे थोड़े और एक्सपीरियंस्ड है तो कुछ तो अच्छा ही मिलेगा। आजकल के बच्चे नहीं सुनना चाहते। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बैलेंस। मैम इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जब हम लोगों से कोई ये कहता है ना कि आप इंडिविजुअल मंगल, राहु, शनि इनके सॉल्यूशंस ना देकर आप ये बताओ कि नवग्रह कैसे अच्छे हो सकते हैं अच्छा, तो उसके लिए हम उनको यही रेमेडी देते हैं कि अगर आपको अपने नवग्रह अच्छे करने हैं ना तो आप फैमिली के साथ बैठकर बिल्कुल। खाना खाना चालू करो। दे से वन डिनर और वन फूड विद द फैमिली। तो इससे आपका सूर्य भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। और वो रीजन यही होता है, जी। एक तो क्या है वहां पर उस खाने का संबंध, उस खाने में प्रेम, फिर जब आप आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ग्रहों को बलि कर रहे हैं। तो है तो हमारे कल्चर से ही निकला हुआ, लेकिन अब वही है कि अगर एज अ रेमेडी बताते हैं तो लोगों को लगता है कहीं से कुछ भी बताना चालू कर देते हैं। बट बट प्रॉब्लम मैम आजकल ये है ना, आप एक घर के अंदर जाइए, 5 लोग बैठे होंगे, 5 लोग अलग अलग कॉर्नर में एक मोबाइल लेके बैठे होंगे, तो इंटर कनेक्शन कैसे होगा? टचवुड मैम अभी तक तो ठाकुर जी ने बहुत इस मामले में घर जी। को घर बनाए रखा है। बिल्कुल। आई ऑलवेज से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। घर को घर बनाए रखा है बिल्कुल। सच में। हम लोग एक ही जगह होते हैं और इनफैक्ट कई बार तो ऐसी चीज़ें भी हैं कि हमारे घर के जो थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो यही होता है कि खाना भी खाएंगे तो बच्चों के साथ ही खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम वेट कर रहे हैं, अच्छा तुम 1 घंटे बाद खाओगे तो हम 1 घंटे बाद खाएंगे। वो तो अच्छी बात बहुत है, अच्छी पर चीज़ बहुत लगती अच्छी है। बात है। एक और चीज़ जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया अपनी लाइफ की, विश्वास और अंधविश्वास के बीच का अंतर मैम आप क्या कर पाती हैं? देखिए, विश्वास तो मैं 100% है। अंधविश्वास पर मैं इसलिए नहीं बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछती हूँ। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया मैं फॉलो करूँ, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी इंसान के कहने पर मैं क्यों करूं। ऊपर वाला है ना, अगर मैं सही नहीं जा रही हूं तो कोई ना कोई तो रीजन होगा जो आके मुझे रोकेगा, ये मुझे पता है। तो जब इतने सालों तक मैंने उसे फॉलो किया है तो मैं आई बेसिकली डोंट बिलीव इन गॉड मैन। ये मेरा एक पर अगर कोई आपको आके ये कहे कि यही आपका अंधविश्वास है कि आप ईश्वर को मान रही हैं, नहीं, वो मैं बोलूंगी कि वो तुम्हारी मूर्खता है। जैसे आपने बोला कि मैं राहु काल मानती हूँ, मैं मानती हूँ। अब अगर कोई आपको आके ये बोले कि ये अंधविश्वास है राहु काल को मानना, मैं क्यों मानूंगी उनकी बात? ये मेरा विश्वास है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा है और मैं अपनी माँ के प्रिंसिपल्स पर विश्वास करती हूँ। यही मेरा विश्वास है। एक्चुअली आजकल के जनरेशन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है मैम कि बड़े बुजुर्ग भी अगर उनको कोई बात कहते हैं ना तो वो उसको विश्वास के तौर पर लेते नहीं है। जी। उन्हें क्या लगता है, वो उनको पलट के ही कह देते हैं ये अंधविश्वास पे आप ही चलो, हमें मत चलाने की कोशिश करो। सही है, ये बोल के तो जाते हैं और जब कुएं में गिरते हैं तो फिर बोलते हैं बाबा कुंडली देखो ना, उस एस्ट्रोलॉजर को फोन करो ना, तब का तो फिर वो अंधविश्वास है या विश्वास है, क्या है वो उनको मैम गिरने के बाद समझ में आता। हाँ, तो ऐसे लोगों का गिरना बहुत जरूरी है। मुझे कभी उस वक्त बुरा नहीं लगता है। क्या होता है कि अहंकार में आप इतना भी ऊपर मत देखकर चलो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप ज्ञानी हो, आप नॉलेजेबल हो, बट कुछ चीजें अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया है उसे फॉलो करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? और उन्होंने जिंदगी से सीखा है। मैं वही बोलती हूँ, बहुत कष्ट उठाए हमारे पेरेंट्स ने, वो जिंदगी का तजुर्बा ही है। वो कोई बुक खोल के हमको नहीं बताते हैं। जब भी मेरे फादर मदर मुझसे बात करते थे कि आज हम कमाते हैं, तब भी लोग मेरे को पूछते अरे आप इतनी कंजूस क्यों हो? मैंने कहा मैं कंजूस नहीं हूं। यू डोंट हैव एन एप्पल फोन? मैंने कहा क्यों?
मेरे पास एप्पल फोन होगा तभी आप मुझसे बात करोगे। थैंक यू, आई डोंट वांट द फ्रेंडशिप। ये कोई साइन और सिंबल नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है, बिकॉज बार बार मेरी माँ मुझे ये बोलती थी, तुम्हारे पापा जो है वो 6:30-7 बजे घर का खाना मैं पैक करती हूँ, वो लेकर तुम्हारे डैडी जाते हैं, शाम को 7:30 बजे आते हैं पैसे कमाने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए। सो आप पैसे स्प्लर्ज नहीं कर सकते, वैल्यू पता होनी चाहिए। और वही हमको सिखाया गया है, वही हम फॉलो कर रहे हैं। सी, खरीदने को आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, पर पॉइंट ये है कि क्यों खरीदे। बुरे वक्त के लिए भी देखो, जब वक्त अच्छा है बहुत अच्छा है, बट हर किसी की जिंदगी में एक चढ़ाव भी है और एक उतरना भी है। तो उस उतरने के लिए तो कुछ तो आप सेव रखो। ऐसा नहीं कि आज के लिए जी रहे, कल देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? तभी तो जब आप वो नहीं फेस कर सकते हो, आप जिंदगी के वो एक एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हो। ये भी नहीं सोचते हो कि कोई तो है घर पे जो आपका इंतजार कर रहा है, जो आपसे बेहद प्यार करता है। तब आप ये कुछ नहीं सोचते हो, तब आप इतने सेल्फिश हो जाते हो कि तब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कि चलो भैया नहीं जीना, चलो चलते हैं। अरे तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले? मैं बोलती हूँ आज के जनरेशन में अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर वो फेलियर्स को भी फेस करने का कॉन्फिडेंस रखो ना। वो फिर कॉन्फिडेंस नहीं है मैम। वही तो मैं कह रही हूँ। तो फिर तो वो तो फॉल्स कॉन्फिडेंस हो गया ना। वो कॉन्फिडेंस केवल तभी तक है जब तक उनकी बातें उनके हिसाब से चल सब रही। चले। जिस दिन उनके हिसाब का नहीं हुआ उस दिन उनके लिए दुनिया खत्म। तो ठीक है। वो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती जा रही है, और शायद यही रीज़न है कि जो आजकल के यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी टूटती है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है, गलत स्टेप उठा लेती है, नशे की आदी हो जाती है। वो केवल इसलिए क्योंकि उनकी जो अपनी थिंकिंग है ना, वो अपनी उस मैं से बाहर नहीं निकल पाती। नहीं, संगत का भी असर है। संगत का भी असर है। क्या होता है जब आप उस लो फेस पे चलते हो ना, बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ आपका उठना बैठना है। कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, अरे छोड़ो ना यार, इससे निकलने का ये एक उपाय है। वो उपाय नहीं है, वो और नरक है। एग्जैक्टली। उस वक्त आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग पावर है वो खत्म हो गई है। तब आप अपने डैडी मम्मी फैमिली किसी के बारे में नहीं सुनना है, किसी की कोई बात नहीं हमें सुननी है। और एक पॉइंट पर आप इस हद तक अंदर घुस जाते हो कि आप खुद से नफरत करने लगते हो, तब जाके आप वो डिसीजन लेते हो। इट इज बेसिकली द कंपनी दैट यू आर इन। मैं हमेशा कहती हूँ उस वक्त भी प्यार का नाम प्यार ही था, आज भी वही नाम है। प्यार का नाम प्यार ही। उस टाइम पे भी फेलियर ही था। मतलब अगर जिस जिंदगी से मैं गुजरी हूं, तो मुझे तो मतलब टोटल ड्रग एडिक्ट होना चाहिए था, या फिर दारू में, बट मैंने आज तक ना दारू देखा। मतलब मैं बहुत ही कॉन्जर्वेटिव हूँ इन चीजों में। मुझे नहीं अच्छा लगता जब औरत के हाथ में सिगरेट हो या ग्लास हो। मुझे गलत कपड़े पहनते हैं मैं टॉलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि साड़ी से खूबसूरत कुछ नहीं ड्रेस, कुछ एक औरत इतनी खूबसूरत लगती है साड़ी में, और ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। और आप साड़ी बहुत सुंदर पहनती हैं। मैं तो कहती हूँ हर कोई साड़ी पहने। मैं तो बोलती हूँ हर कोई साड़ी पहने। मतलब रेखा जी के बाद अगर मुझे मतलब साड़ी में कोई बहुत खूबसूरत लगता है ना, तो वो आप हैं। तो रेखा जी को आप देखिए ना, विद्या बालन जी। बिकॉज हमने हमेशा कांचीपुरम या साड़ी को ही हमने इंपॉर्टेंस दिया है। अब रेखा जी को देखिए, पूरी इंडस्ट्री एक तरफ, वो औरत वही कांचीपुरम साड़ी में टिपिकल साउथ इंडियन बन के वो अपनी कल्चर को मानती है और उसे बहुत ग्रेसफुली और डिग्निटी के साथ प्रेजेंट करती है। तो यही तो है, दिस इज आवर रिकग्निशन। पर मैम आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अब कल्चर चेंज हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, सब लोग नए नए तरह के परिधान पहन रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अपनी उसके साथ चलने में? मुझे नहीं चलना है, मैं घर में बैठी रहूंगी, मुझे नहीं चलना है। इस बात को लेकर मैं बहुत क्लियर हूं, इसलिए तो मैं ओटीटी नहीं करती। लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आप इतना काम कर रही हो, आप ओटीटी क्यों नहीं करती? मैंने कहा मुझे कंटेंट नहीं अच्छा लगता, मैं अपनी नजरों से गिरना नहीं चाहती चंद पैसों के लिए ना। उसमें मैं बहुत क्लियर हूं। मतलब हर साल मुझे बिग बॉस के लिए ऑफर आता है, मैं बोली मैं नहीं करूंगी। मुझे जो इज्जत मैं कमाने में मुझे 40 साल लग गए, वो 40 दिन में मैं नहीं गिरा सकती। पहले मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊंगी, सवाल ही नहीं उठता।
तो मैम जो मतलब ये जो एक बात चलती है और हर कोई इस चीज़ को बोलता है कि आप नहीं समझते, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को जब मैं ये बात समझाती हूँ तो वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि आप नहीं समझते, बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, करना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। अब जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ, हम जहाँ रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे यहाँ का जो परिधान है वो पूरा ब्राह्मणों वाला है। हम लोग जी। जात से भी, धर्म से भी और कर्म से भी जी ब्राह्मण ही है मैम। जी। तो मेरे भाई वगैरह जो सब हैं वो वही पहनते हैं, धोती कुर्ता, पंडितों वाली वेशभूषा। बिल्कुल। हमारे घर में हम लोग साड़ी, सूट्स ऐसे ही चीज़ों को पहनते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि हम बहुत पिछड़े वर्ग के हैं, और इस चीज़ पर एक बार नहीं कम से कम दसियों बार मुद्दे उठ चुके हैं हमारी सोसाइटी में कि ऐसे लोग ये कपड़े पहनकर घूमते हैं तो हमारे गेस्ट आएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि हम कहाँ रहते हैं। एक बार हुआ हमने इग्नोर किया, 2 बार हुआ इग्नोर किया। जब बहुत बार ये चीज़ हो गई तो एक दिन मैंने अपने जो मेरे सोसाइटी के जो हेड है उनको मैंने बोला, मैंने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप उनको मेरे सामने बैठाइए और मुझे ये बड़े होने की या अमीर होने की परिभाषा दे दीजिए। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, हम बहुत अमीर हैं, हमारे यहाँ आने वाले लोग जो हैं वो ये देखेंगे कि हम कैसे लोगों के बीच रह रहे, तो वो कैसे लोगों की परिभाषा दीजिए मुझे। करेक्ट। हम कैसे लोग हैं, मतलब इनके सामने हम 2 पीस में घूमेंगे तो इनके फ्रेंड्स को और इनकी फैमिली को और इनके जो गेस्ट आएंगे उनको अच्छा लगेगा। वो संस्कृति है हमारी। नहीं, बट हम खुद को क्यों बदले सिर्फ उन लोगों में उठने बैठने के लिए? तो मैम मुझे जवाब जो आया मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैम कई बार ना कुछ चीज़ों को हमें निभाना पड़ता है। अच्छा जी। क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं तो हमें उनके हिसाब से ही अपने आप को ढालना पड़ता है। तो जैसे आप हैं वैसे ही थोड़ा सा मेरा नेचर है, मैं बहुत विद्रोही हूँ। मुझे मेरे घर में सब कहते भी हैं कि इसको अकेला छोड़ दोगे ना तो माँ काली पता नहीं किसका वध कराएगी। तो इसीलिए मैं जब भी घर से निकलती हूँ ना, मैं मेरे इर्द गिर्द मेरे 9 भाई हैं टोटल। अच्छा। कजन वजन सब मिला के, तो 9 में से 4 तो जाते ही हैं। अच्छा जी। और मेरे हस्बैंड उनको पीछे से बोल देते कि भाई जाओ अपनी बहन के साथ संभालो उसको, वरना ये काली पता नहीं किसका वध करके आएगी और 2 मुंड साथ में लेकर आएगी कि लो आज मैंने तो निपटा दिया जी। और मैं हूँ भी मैम थोड़ा सा ज्यादा ही अग्रेसिव हूँ। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मैं आ गई, मैं नीचे आके अपनी वहाँ सोसाइटी में बैठ गई। तो कुछ बुजुर्ग बैठे थे, मैंने उनसे वार्तालाप चालू करी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे आज बात हुई और उन्होंने कहा कि हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। तो मैंने कहा ये बदलाव क्या है, क्या बदलाव लाना पड़ेगा। वो बहुत एक लंबा चौड़ा थोड़ा डिबेट भी हुआ, थोड़ा वहाँ पे माहौल भी वैसा हो गया कि मैं थोड़ा सा विद्रोह कर रही हूँ इस बात पे। तो मैंने कहा मैं तो वही पहनूंगी जो मैं पहनती हूँ। मैं इनकी वजह से मैं अपना ना घाघरा पहनना छोड़ूंगी जो हमारा राजस्थानी परिवेश है, खूबसूरत है वो, और ना मैं साड़ी पहनना छोड़ूंगी और ना मेरे भाई धोती और लुंगी में से कुछ पैंट शर्ट में या उसमें आएंगे, ना मेरे हस्बैंड आएंगे और ना मेरी लड़कियां आएंगी। मुझे बहुत गर्व है इस बात पे कि मेरी लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह का कोई कपड़ा नहीं पहनती हैं जिसे मैं ये कहूँ कि मुझे देखकर ये लगता है कि ये आज की मॉडर्न लड़कियां हो गई हैं। बहुत अच्छा है, पुरानी ही रहे। बट मॉडर्न शब्द का मतलब क्या है? कपड़े छोटे कर लेना। मॉडर्निटी शुड बी हियर। नहीं, उनके हिसाब से कपड़ों में नहीं, उनके वो न्यूडिटी होती है, वो मॉडर्निटी नहीं होती है। वो मैम पढ़े लिखे नहीं है ना। नहीं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे अनपढ़ है, ये कह सकते हैं। मैं तो यही कहती हूँ ज्यादा ठीक है। आजकल के लोग बहुत पढ़े लिखे अनपढ़ है, ये ज्यादा ठीक है। हाँ, मैं यही कंक्लूजन पे आती हूँ। एक तो मतलब जैसे आप कह रहे हो कि आपने तो फिर भी एक हियरिंग दिया है कि आप जाके उनसे बात करते हो। मैं इतनी ब्लंट हूँ, मैं वही कहती हूँ, नहीं बैठना है मत बैठो, बिकॉज तुम लोग मेरे घर आकर मुझे नहीं खिला रहे हो, तुम, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो जिस दिन ऐसा एक वक्त आएगा कि मैं आके आपके पास आती हूँ भीख मांगते हो, उस दिन आप मुझे एडवाइस दीजिए, ना कि आज। मैंने कहा ना, मैं आपके पास आती हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ बोलो। और जब भी आप किसी पे पॉइंट करते हो ना, एक फिंगर आपकी तरफ होता है, 3 उंगलियां आपकी तरफ होती है, तो वो मत भूलिएगा।
कि एक गलती उनकी होगी जो उनके हिसाब से गलत लगता है, तो आपके पास भी तो 3 उंगलियां आपको पॉइंट कर रही है जो आपकी गलतियां है ना? और ये जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, फिर यही माँ बाप जो है वो रोने लगते हैं जब बच्चियां अपने दायरे से जब बाहर निकल जाती है, तब सर पीटना, अरे क्या हुआ, कुछ ज्यादा फ्रीडम दे दिया क्या हमने? तो फिर भुगतो, दे डिजर्व इट। मैं यही बोलती हूँ ना, जब किसी की जिंदगी में कुछ होता है, यू हैव टू ओन इट, बिकॉज आप ही उसके वजह। प्रकृति आपको मैम हर जगह ना संकेत देती है, जी आपको समझाती है जी। कि अब आपको रुकना चाहिए, अब आपको यहाँ पर थम जाना चाहिए, यहाँ चलना चाहिए, यहाँ पर आपको दौड़ना चाहिए। हम अगर उस संकेतों को ना समझे तो हम मूर्ख हैं। बिल्कुल। कभी भी ना प्रकृति मूर्ख होती है, ना ईश्वर का करा मूर्ख होता है, ना हमारे बड़ों की सलाह खराब होती है। वो गलत भी सलाह दे रहे होते हैं तो उसमें भी हमारा ही भला होता है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी के मुंह से जो वाणी निकलती है, हो सकता है कि वो भगवान उनके जरिए आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कल भी मैं कहीं पढ़ रही थी कि किसी की माँ ने कहा कि मत जाओ। हाँ, जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम है, वाला। बिल्कुल पहलगाम वाला, तो उसकी माँ ने कहा मत जाओ। हो सकता है कि भगवान आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, पर हमने नहीं सुना। नहीं सुना। वहाँ मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी मैम। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते भी हैं, उन लोगों ने भी बहुत कुछ बताया कि हमने ऐसा कहा था, पर उन्होंने तो कहा नहीं, हमको तो जाना है करके। तो हाँ, प्रकृति आपको संकेत आपको संकेत देती है। आपके, यू टू कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, कि भगवान पता नहीं किस रूप में या किसके जरिए आप तक कोई मैसेज पहुंचा रहे हैं। पर आज की जनरेशन जो है ना, वो इतने ब्लाइंड हो गए हैं और टू मच ऑफ आई मी माई सेल्फ हो गया है। हाँ, एक तो फिनेंशियली वो इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो अब किसी को कुछ नहीं मानते। मुझे अभी भी याद है जब हम स्कूल जाते थे, तो उस टाइम पे 25 पैसे देने के लिए, मतलब मुझे याद है मेरी माँ हर रोज वो कंपास खोल के देखती थी कि 25 पैसे खर्च तो नहीं किए। तो 25 करके जब 1 रुपया होता था, तो हम सब फ्रेंड्स मिलके कोई जीरा गोली लेते थे, बिकॉज उस वक्त उतने भी पैसे नहीं होते थे। सो वी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ मनी। आज आप देखिए ना, क्योंकि जहाँ जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ पीछे पूरे बीपीओस है, जब मैं फ्लाइट पकड़ने जाती हूँ 4 बजे, मुझे खुद शर्म आती है। मतलब सिगरेट पीने वालों की संख्या लड़कियों की ज्यादा है, लड़के कम है। वो बेचारे चाय पी रहे होते हैं, हमारी लड़कियां सिगरेटें फूंक रही हैं। तो सेट पे मैंने देखा है, मतलब कोई सीनियर बैठा हो, बट आप क्यों करते हो ये सब कुछ? जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ ट्रेंड? कूल कूल बनने के लिए। काय का कूल? हम भी तो उसी सो जनरेशन। कॉल्ड दे आर कूल। देन दे आर नॉट कूल, देन दे आर फूल्स। पर वही वाली बात है मैम, जब हम ये चीज़ें इनको सिखाते हैं तो उनको ये लगता है कि ये ज़्यादा ओवर ज्ञानी बन रहे हैं अपने आप को, इनके पास ज़्यादा ज्ञान आ गया क्या, इन्होंने कौन सी किताबों से पढ़ लिया जो ये सारी चीज़ें हमें। मतलब आपको मैं कभी कमेंट्स बढ़ाऊँ ना अपने, तो आप खुद हंसेंगे कि मेरी साड़ी पे कमेंट होता है, हाँ? मेरे मेकअप पे कमेंट होता है, हाँ। मैं सिंदूर लगाती हूँ उस पे कमेंट होता अच्छा। है, मेरी चूड़ियों पे कमेंट होता है। भाई एटलीस्ट आप, और बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं जो ये कहती हैं मैम हम ना आपसे करना सीखे हैं, हमने आपसे सीखा है कि नहीं साड़ी कैसे पहननी चाहिए, कैसी ज्वेलरी मैच करनी चाहिए, हमने आपसे सीखा है। तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये बाकी के जो होते हैं उनके लिए मैं मेकअप की दुकान हूँ। हाँ, मैं भी। हाँ, वो औरत ओवर एक्टिंग की दुकान हूँ, मेकअप की दुकान हूँ, ज्वेलरी की दुकान हूँ। लोग मुझसे यही पूछते हैं, अरे उम्र हो गई है, आप कम क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं आपके खर्चे से ले रही हूँ क्या? अपने पैसों से, अपने पैसों से सजती हूँ, अपने पैसों से संवरती हूँ। मैंने कहा अगर आपको प्रॉब्लम है मत देखो। अरे आप बिना मेकअप, मतलब मुझे याद है जब मैं कहीं किसी रोज कर रही थी, तो जो मेरे लैशेस थे उस पे कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कपड़े सुधा जी के लैशेस पे लटका के आ सकते हैं। मैंने कहा कोशिश कर लो। मैंने कहा आप भी लगा के देख लो और कपड़े लटका के देख लो, हो सकता है वो वर्क कर जाए। और जब मैं बाहर जाती थी तो उस टाइम पे 80% औरतें यही मेरी तरह पहन के घूमती थी। मतलब मैं तो फिर भी एक हाथ नेकलेस पहनती थी, वो तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहनती थी। और वो लोग आके मुझसे बोलते थे कि मैम आपकी वजह से हमें पता चला कि सिंदूर, बिंदिया, ज्वेलरी, ये पहनने का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम भूल चुके थे।
ये आपकी वजह से हमें लगा यार ये सब कुछ तो हमारे पास भी पड़ा है, तो हम क्यों नहीं कर रहे। कितने हस्बैंड्स ने आके मुझसे ये कहा, हमारी बीवियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, सडनली हिंदुस्तानी लग रही है। तो आई सेड ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लोग बोलेंगे, लोगों का मतलब काम ही क्या है, बोलना मैं है। बहुत बड़ी बिंदी लगाती हूँ मैम, तो अभी कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल करना स्टार्ट किया कि वो बड़ी बड़ी बिंदी लगा के जो बैठती हैं। तो फिर मैं अभी एक पॉडकास्ट करके आई भारती सिंह मैम के साथ जी में। जी। तो मैंने उसमें स्पेशली बोला, मैंने कहा आपको बिंदी की इम्पोर्टेंस पता है, एक औरत के लिए बिंदी क्या होती है तो आपको फिर? पता है? तो फिर आप जाकर उन एक बार औरतों से बात तो करिए, जी। उनसे एक बार पूछिए तो जो तरस जाती हैं इस बिंदी के लिए। बिल्कुल। आपको सिर्फ एक कमेंट करके ये समझ में आ रहा है कि बिंदी की इम्पोर्टेंस को समझिए। वो पूरा पॉडकास्ट मैंने बिंदी के ऊपर बना दिया मैम। तो ये बड़ा दिक्कत है हमारे साथ कि हम थोड़े से विद्रोही किस्म के लोग जो होते हैं वो हम बिल्कुल अलग चल रहे होते हैं, तो लोगों को हमें हजम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। बट आप तो अपने लिए जी रहे हो ना, हम थोड़ी ना दूसरों के लिए जी रहे हैं। उनको पता है मैम क्या लगता है कि ये ज्यादा संस्कृति वाले हो गए तो हमारे ऊपर इनडायरेक्टली उंगली उठ जाएगी कि हम नहीं निभा रहे अपनी संस्कृति। तो वो एक्चुअली वो हमसे जेलस नहीं करते मैम, उनकी जो प्रॉब्लम है ना, उनकी इनसिक्योरिटी अपने आप से। इनसिक्योरिटी या कई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो फिर आप जब फंक्शंस में जाते हो तो फिर इंडियन अटायर में क्यों जाते हो? फिर यही आज की जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ। सडनली दे हैव दिस सारी डे, तो क्यों? अगर आप इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं करते। रोल प्ले करते हैं मैम, वो रोल प्ले करते हैं। एक दिन के लिए वो पूरा संस्कारी होते हैं, फिर एक दिन के लिए वो मॉडर्न होते हैं, फिर नहीं, बट पेरेंट्स क्यों नहीं चेंज करते इनको? सी, मैं सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं मैम कहूँगी। आजकल के बच्चे नहीं सुनते पेरेंट्स की। मेरे पास अनलिमिटेड ऐसे लोग हैं जो मतलब जब मैं उनको सुनती हूँ ना, तो मुझे मेरी मदर बैठी हैं, मतलब आज भी मम्मी मुझे किसी भी बात पे टोक देती जी हैं। बिल्कुल। आज भी इस उम्र में भी इतने बड़ी बड़ी मेरी लड़कियां हो गई हैं, आज मेरी मम्मी मुझे कह देती है ये काम तेको नहीं ठीक से आता करना, तो मैं चुपचाप कह देती हूँ हाँ नहीं आता, चलो अब तुम ही सिखा दो। नहीं आता, सही बात है, सिखाओ। सही बात है। हम यही बोल के रह जाते हैं। मैं जब बच्चों को देखती हूँ मैम, वो इतना गंदा अपने पेरेंट्स को जवाब देते हैं, इतनी बुरी तरीके से उनको बोलते हैं, फिर पेरेंट्स क्या करेंगे? वो नहीं, but बेचारे यही चुप बच्चे हो ये जाते भी हैं। बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज कर्मा। तो इफ दिस इज कर्मा, देन द कर्मा विल कम बैक टू यू। तो वो ये कहते हैं मैम कि आपका कर्मा है जो आपके पास लौट के गया, वो अपना कर्मा नहीं मानते हाँ, तो उसको। उनके पास लौट के गया ना, तो आप भी तो खड़े ही हो ना, तो आपका जो कर्म है वो भी आप ही के पास आएगा ना। नहीं, वो अपने आप को तो कहीं काउंट ही नहीं कर रहे ना मैम। आज नहीं काउंट करेंगे ना, जब वो माँ बाप बनेंगे, जब उनके बच्चे इससे भी बदतर तब रियलाइज तब रियलाइज होता है। सी, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता मैम। सी, वो आप कितना भी बोले ये सब, बट उस वक्त क्या होता है कि बहुत लेट हो जाता है। हाँ, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव बैक इज हैप्पीनेस टू योर पेरेंट्स। हैप्पीनेस से ज्यादा वक्त आज बहुत जरूरी है कि क्योंकि हर पेरेंट के पास पैसा है, वो तरसते हैं अपने बच्चों के फोन के लिए, तरसते हैं कि बच्चा आके उनके पास आके एटलीस्ट 10 मिनट दिन में बैठे। आज की जनरेशन में, आज की पीढ़ी में वही नहीं है, नहीं है। इसीलिए वो बिना डायरेक्शन के जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आई मीन दिस इज माई कंक्लूजन। शायद हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैं कई जनरेशन्स के साथ काम कर रही हूँ। मेरे से जो सीनियर एक्टर्स हैं, सीनियर लोग हैं, जब मैं उनको देखती हूँ तो सीखने के लिए कितना कुछ होता है। जैसे मैं जब फरीदा जलाल जी के साथ बैठती हूँ, रेखा जी के साथ बैठती हूँ, शर्मिला जी को जब मैं देखती हूँ स्क्रीन पे, क्या ह्यूमिलिटी है। मतलब हमसे मिस्टर बच्चन, मतलब उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बहुत काम करना पड़ेगा, बट उनकी सिंप्लिसिटी देखिए, वैल्यूज देखिए। मतलब मैं जब केबीसी देखती हूँ, हर दूसरे एपिसोड में बच्चन साहब अपने पिताजी के बारे में बात करते हैं, और किस गर्व से इमोशनली बात करते हैं, गर्व से बात करते हैं। आई थिंक शायद यही एक रीजन है कि आज भी बच्चन साहब इतने सक्सेसफुल हैं और अपने परिवार को लेकर चलते हैं। जया जी को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चों को उतना रिस्पेक्ट देते हैं। से कहीं ना कहीं जब आप एनालाइज करते हो ना कि ये बंदा इतना सक्सेसफुल क्यों है, यू सी दी अंबानी फैमिलीज, जिधर भी जाते हैं एकजुट होके जाते हैं, जब देखो प्रेयर्स में जुड़े हैं, आस्था, विश्वास,
सनातनी धर्म, हिंदुइज्म, मैं ये नहीं बोलती हूँ, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उस पर विश्वास कीजिए, वो बहुत जरूरी है। बस यही चीज़ है मैम, ये यंगस्टर्स ये थोड़ी सी बातें सीख जाएं तो फिर सीख जाएंगे, बात ही जरूर कहाँ से कहाँ सीखेंगे। पहुंच जाए। आज नहीं तो कल, ये मेरा विश्वास है कि हम वापस उसी युग में जाएंगे जाएंगे जिससे तो सही हमारी मैम, शुरुआत हुई थी। पक्का। क्योंकि मैं एक बहुत नई चीज़ अब यंगस्टर्स में देखती आ रही हूँ कि वो एकदम से ना बहुत धार्मिक यस, उसमें जाते जा और रहे हैं ये चेंज आ गया उनमें, और ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, भजनों में उनका इंटरेस्ट आ बिल्कुल। रहा है, भक्ति में उनका मंदिर, इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे हम सिद्धिविनायक जाते हैं, सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं जो रात को चलने लगते हैं अपने घरों से बेयर फीट। इतना अच्छा लगता है जब बच्चों को हम देखते हैं कि चलो आने वाली पीढ़ी इतना तो विश्वास रखते हैं, मंदिर जाने लगे, मस्जिद जाने लगे हैं, पूजा पाठ। सडनली वो एक एहसास हो गया है कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। वो एक लहर आज आया है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये बहुत जरूरी भी था। बहुत ज़रूरी था मैम, एंड सच में। थैंक्स कि आज के जनरेशन ने कम से कम उसे तो अडॉप्ट कर लिया है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब ये परिवर्तन आएगा। मैम ऐसा कोई ड्रीम रोल जो आपको लगता है कि आपको करना है? मेरा यही मानना है कि मैंने तो यहाँ तक भी नहीं पूछा था जो जो मिलता आया, बहुत मेरे लिए सभी ड्रीम रोल्स रहे हैं और ऊपर वाले ने कभी मुझे निराश किया ही नहीं है। बिना पूछे ही मुझे सबसे बेस्ट रोल्स मिलते हैं। हाँ, बट इतना है कि जब भी मैं कोई भी रोल एक्सेप्ट करती हूँ, पैसों की को इतनी अहमियत नहीं देती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीने के लिए तो पैसे है। अब अच्छे रोल्स करो, अपने जो कला है उसे दिखाओ। तो इसीलिए मुझे मतलब मैं कभी विश ही नहीं करती। और जब भी लोग मुझे फोन करते हैं तो मैं कई बार मैं पूछती हूँ, भैया रोल? तो सुधा जी आपके पास बिना रोल के तो हम आएंगे ही नहीं, एंड विच इज ट्रू। तो कभी मैं डिसअपॉइंटेड हुई नहीं हूँ। ड्रीम रोल्स तो अनेक है, पर हर ड्रीम रोल के पीछे हम भागने लगे, हम पागल हो जाएंगे। फिर भी मैम कोई ऐसा जो आपको लगता है कि मेरे को एक बार तो करना ही है? अगर करना है तो सदमा का रोल मैं करना चाहूंगी, श्रीदेवी जी की। वन ऑफ द बेस्ट रोल्स एज एन एक्ट्रेस। वास्तव में बहुत बहुत शेड्स थे उस कैरेक्टर में, बट शी वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस, गॉन टू सून। आपको आप सर कैसे मिले? एक फिल्म हम कर रहे थे और वो फिल्म तो नहीं बनी, हमारी जिंदगी की फिल्म बन गई। तो ही कम्स फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली। बेसिकली वो पेशावर के थे जो पार्टीशन के टाइम पे यहाँ आ गए। मेरे फादर इन लॉ जो है यूपी के थे, दे फ्रॉम फर्रुखाबाद, टबैको बिजनेस में थे। तो जब मैं गई तो फर्स्ट डे मैं ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे तब, तो मैं गई, मैंने कहा ऐसा होता है ना सबको, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग, बंदे ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने कहा कमाल का बंदा है। मैंने कहा क्या कड़वा बादाम खा के आया है क्या ये सवेरे सवेरे? तो मैंने कहा क्यों भैया, आप क्या मतलब आप यू डोंट विश पीपल गुड मॉर्निंग? बोले सॉरी मैम, मैं यहाँ गुड मॉर्निंग विश करने के लिए प्रोड्यूसर से पैसे नहीं लेता हूँ, मैं अपने काम के लिए पैसे लेता हूँ। मैंने कहा हीरोइन को देखकर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर इतना ब्लंट कैसे बात कर सकता है? फिर मुझे लगा कि यार बात तो सही है, भाई जरूरी नहीं कि हर हीरोइन के पास आके गुड मॉर्निंग नमस्कार जी क्यों बोले। जी। तो मुझे लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा लगता है। फिर हम लोग ऐसे बात करने लगे। तब तो फोन्स भी नहीं थे, तो लैंडलाइन था, वो अपनी बहन के साथ रहता था। तो ऐसे बातों बातों में क्या करती है आप, आई एम फ्रॉम साउथ, ये वो, अच्छी दोस्ती बन गई। 7.5 साल हमने साथ में स्ट्रगल किया। कि कई बार ऐसा था ना कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो किसी प्रोडक्शन हाउस में जाना हो तो अकेले जाने में डर लगता था। तो मैं इसको बोलती थी तू चल ना यार मेरे साथ, बहुत डर लग रहा है, कम से कम सामने वाले को लगेगा कि चलो इस लड़की के साथ कोई तो आदमी है। तो यूज्ड टू अकम्पनी मी। तो ऐसे कई बार ना स्ट्रगल करते करते अच्छी दोस्ती हो गई। फिर होता है ना घर में वो उंगली करना कि अरे चलो चलो शादी का टाइम आ गया, चलो शादी का प्रपोजल्स देखते हैं। मैंने वही कहा, मैंने कहा मम्मा किससे शादी करवाओगी मेरी? नहीं नहीं नहीं, तुम यूएस जाओ, एक अच्छे कंप्यूटर IT मतलब कंप्यूटर, तब तो कंप्यूटर वाले थे ना हमारे उस जमाने में, अच्छी शादी करके तुम यूएस में सेटल हो जाओ। मैंने कहा माँ कल को मैं शादी करके जाऊंगी, पता चला उसने मेरा डांस रोक लिया, परफॉर्मेंस, आप एक्टिंग नहीं कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, वो सब हम पहले ही बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है आप अलायंस देख लो। आए 3-4 लोग, अच्छा वो जो सुहागरात सीन आप करते हो वो कैसे होता है? तो मैंने मम्मी को देखा, मैंने कहा आप जवाब दो। आज इसने पूछा
कल घर वाले पूछेंगे, फिर मोहल्ले पड़ोस वाले पूछेंगे। मैंने कहा ये सब आंसर मैं देती रहूंगी? हाँ, मैंने कहा ये क्या पागलपंती है? मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। उसके घर में भी शुरू हो गया कि चलो भैया अब आप डायरेक्टर बन गए हो, शादी की बात छेड़े। एक वो पॉइंट आ गया कि सडनली मुझे लगा कि यार रवि नहीं होगा तो मेरी जिंदगी का क्या। उसे भी लगा कि सुधा मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी तो मेरा क्या। ऐसी बातों बातों में मैंने कहा यार शादी तो मैं नहीं करना चाहती यार किसी के साथ, तो मैं भी नहीं करना चाहता। मैंने कहा चल अपन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सर आर यू सीरियस, तू पागल हो गई है क्या? मैंने कहा हाँ यार देख, तू 7.5 साल हम लोग साथ में घूम रहे हैं, तू अच्छा दोस्त है, तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। सर तू रेडी है तो चल शादी कर लेते हैं। बोला यार मैं पंजाबी हूँ, तू मद्रासी है, कैसे हो पाएगा? मैंने कहा देखते हैं। मैंने फ़ोन किया, मैं उसे ऐसी बातें करके घर गई और मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा देख परसों का दिन बहुत अच्छा है, तू अपने वो देख ले पंचांग में क्या है, तुम्हारे पंजाबी में जो है वो देख ले। बोला पर क्यों? बोला, चल ना शादी कर लेते हैं। सितंबर 2 को मैंने डिसाइड किया, सितंबर 4 को मैंने शादी की। पेरेंट्स के फुल कंसल्ट के साथ। मेरी माँ ने कहा मैं नहीं आऊंगी, तो मैंने कहा तुम नहीं आओगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। ये घर से भागना दौड़ना सवाल ही नहीं उठता। तब मेरे फादर ने एक बार रवि को अपने ऑफिस में बुलाया था, वो मुझे नहीं पता था। तो मेरे फादर ने यही कहा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन मुझे अपनी बेटी के डिसीजन पर विश्वास है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। और मैंने रवि से यही कहा था कि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर शादी करके जब तू आएगा ना, मेरा पति कम, मेरे डैडी मम्मी का बेटा बन के तू जिएगा, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है। और मैं अपने माता पिता को छोड़कर कभी जिंदगी में मतलब ये नहीं सोचना कि मैं अपने माता पिता के साथ रिलेशन कट ऑफ करूंगी, कभी नहीं। हालांकि मेरी माँ सख्त मतलब शी वाज डेड अगेंस्ट, बट मेरी माँ के अंतिम सांस तक रवि वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने उसकी मतलब उनकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल की। उनका बेटा भी शायद नहीं करता, मेरे पिता के साथ भी। सो जो वादा उसने मुझसे किया था कि मैं तेरा पति तो हूं ही लेकिन इस घर का बेटा बनकर जीऊंगा, 100% नहीं 200% उसने साबित कर दिया। एंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड टुडे। गुड बैड अगली सब आके उसको बोलती हूँ मैं। गुस्सा थूकना हो तो उसी पे थूकूंगी, सेट पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं घर आके मुंह फुला के बैठूंगी तो वही बोलेगा क्या हुआ, अरे आज उसने ऐसा बोला। ये हर सवाल का जवाब देने तो का। इडली और आलू के परांठे पे भी लड़ाई होती है? नहीं नहीं नहीं, खाने पीने के मामले में हम बहुत सॉर्टेड है, क्योंकि उसे इडली बहुत अच्छा लगता है, मुझे पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, हाँ। तो चेंज हो Only जाता thing, है। उसने नॉनवेज छोड़ दिया बिकॉज आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो घर में नॉनवेज वो एक मैंने पहले ही बोला था। मैंने कहा मैं अपने डैडी मम्मी को छोड़ के आ रही हूँ, तो नॉनवेज छोड़ दे। ये अच्छा है, चलो खाने पे लड़ाई नहीं नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, लड़ाई हमारी किसी बात पर नहीं होती, बट हम आर्ग्यू बहुत करते हैं, मैम ये डिस्कशन लड़ाई नहीं होती, ये एक बहुत प्यारा सा एक जिसे कहते हैं ना आपसी वो होता है कि नहीं नहीं ये मैं नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, ये मैंने नहीं खाना, तो ये मैं भी नहीं बनाऊंगी, ये मैं भी नहीं बनाऊंगा। ये एक ना हस्बैंड ऐसा वाइफ रोक के टोक तो बीच कभी में। हुआ ही नहीं है। मतलब हो सकता है कि शादी से पहले बहुत रोक टोक, मेरी माँ बहुत कंजर्वेटिव थी कि 7 बजे के बाद तुम बाहर नहीं जा सकती, सब अगर तुम बाहर जाती हो तो कितने टाइम पे आओगी, मतलब वॉच को पकड़ के चलती थी वो कि तुम घर क्यों नहीं आई। तो ऐसा मतलब बहुत ही टिपिकल ब्राह्मण फैमिली में जो है ना, एक तो वो भी डर था कि फिल्म इंडस्ट्री में जा रही है, बट मेरे हस्बैंड को कभी मुझ पे डाउट ही नहीं आता है। मैं वही बोलती हूँ यार मैं 10 बज चुका है, तू पूछता नहीं है, तो तू कहाँ जाएगी रे, वापस तो इसी घर में आना है। तो 9 बजे निकली होगी, ट्रैफिक में फंसी होगी, तो इसमें अगर मैं हर चीज पे सवाल पूछने लगूंगा तो फिर जिंदगी हम जी नहीं पाएंगे। तो जिस पति ने इतना मतलब अंधविश्वास जिसको मैं बोलती हूँ लाइक 100% फेथ है कि भाई मेरी बीवी कुछ गलत नहीं करेगी, तो आप गलत कर ही भी नहीं सकते नहीं उनके कर साथ, सकते, भरोसा तोड़ नहीं पाते। सवाल ही नहीं उठता। मैम जब आपने अपनी लाइफ का एक वो फेज स्टार्ट किया जहां आपको फर्स्ट मूवी मिली और आज जहां आप ओटीटी पर बात करते हैं, क्योंकि उस समय तो सिर्फ एक या दो चीज़ें होती थी अपने आप को दिखाने के लिए, या तो आप फिल्मों में चले जाइए या आप टेलीविज़न पे भी बहुत लिमिटेड जो है धारावाहिक आते थे, या आप स्टेज शो कर लीजिए। उसके बाद बहुत कुछ बदला, बहुत सारे चेंजेस आए और अब
इंडस्ट्री बहुत अलग तरीकों में जाती जा रही है। पॉडकास्ट आने लग गए हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज़ आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए तरह के, जैसे आपने बिग बॉस बोला, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें और भी होती जा रही हैं। मैम, आपको ये जो परिवर्तन है, ये क्या अनुभव देता है? आपके मन में इन चीज़ों को लेकर क्या प्रसन्नता आती है और क्या अप्रसन्नता आती है? देखिए, ओटीटी के बारे में बात करना या रियलिटी शोज़ के बारे में बात करना मैं उचित इसलिए नहीं समझती हूँ बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्रेस। देखिए, आपको ये करना होता है, बट इन चीज़ों में मैं कितना उसमें फिट होती हूँ, ये मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। लोग कहते हैं कि आजकल ओटीटी चल रहा है, मैंने कहा सॉरी, टेलीविज़न भी चल रहा है। क्योंकि जब मैं फ़िल्मों में आई तब लोगों ने मुझसे यही कहा, अरे शी इज़ वन फिल्म वंडर। ऐसे लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं टिक सकते। जैसे आपने कहा कि ऐसे लोगों की परिभाषा क्या है? मेरा सवाल यही था। मैंने कहा ऐसे लोगों का मतलब क्या होता है? स्पेशली चैलेंज नहीं आ सकते? मैंने कहा ये आप मुझसे बोल रहे हो आज। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे वो। मैंने कहा वक्त बदलेगा और मैं उस वक्त का इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा आज मैं आपसे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा सिर्फ वक्त का इंतज़ार करना, और अगर ऊपर वाले का साथ रहा ना, मैंने कहा मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलूँगी, लेकिन उस वक्त मेरा होगा, समय मेरा होगा और आप वो बात सुनेंगे। 6 साल मैं घर पे थी, काम ही नहीं था, तो शायद मुझे लगा कि अहंकार में मैंने बोल दिया या मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं नहीं जानती थी। बट कहीं किसी रोज़ में जब मुझे बेस्ट नेगेटिव एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, जब मैं रिसीव करने गई, डेस्टिनी, कर्मा, वही प्रोड्यूसर मेरे सामने थे तो मुझे अवार्ड दे रहे थे। तब मैंने माइक लेके मैंने एक ही शब्द कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ सर कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि अगर मैं आपकी बात मानती थी तो आज मैं इस मंच पे आपके हाथों से ये अवार्ड नहीं लेती। मैंने कहा आई थैंक माई ब्रेन्स जिसने मुझे बोला कि सुधा टिके रहो। मैंने कहा सर मैं उस दिन भी आपको बोल के आई थी कि वो वक्त मेरा होगा और आप ये बात सुनेंगे। मैंने कहा आज वो वक्त आ गया है। मैंने कहा बैलेंस यहीं पर ख़त्म। जो आपने मुझसे कहा था आज मैंने आपको वापस दे दिया सूद समेत। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहती वो मैं नहीं बनूंगी। बट मैं ये नहीं बोलती कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो करना चाहते हैं, आपके लिए वो मंच खुला है। जैसे रियलिटी शोज में एक प्लस पॉइंट मैं देखती हूँ कि हिंदुस्तान में जो एक टैलेंट बैंक है वो आगे आ रहा है। अच्छा लगता है जब बच्चे आके डांस करते हैं, जब बच्चे अच्छे गाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस टाइम पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए तरसते थे। जब हम डांस करते थे तो लोग हमसे पूछते थे कि चलो डांस तो करती हो, इसके अलावा क्या करती हो। तो डांस को एज अ प्रोफेशन किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। जैसे हम कहते थे मैं गायक हूँ, अच्छा ठीक है यार, गा तो अपने घर में गाती होगी ना, आगे क्या कर रही हो, कमाई कैसे। तो लोग उस टाइम पे इस प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेते। हमारे को भी नहीं लेते मैम। हमें भी पूछते हैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, लेकिन करते क्या हो। एग्जैक्टली। पर आज एक डांसर जब बाहर निकलता है तो सीना ठोक के बोलता है कि आई एम अ डांसर एंड दैट इज माय प्रोफेशन। सो ये एक परिवर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस कुछ नेग्लेक्टेड प्रोफेशंस को आज वो एक डिग्निटी मिली है, वो बहुत जरूरी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट तरस, या मैं बोलती हूँ कि जब मैं ऐसे शोज देखती भी हूँ ना, तो एक होता है कि सीजन खत्म हो गया, कहाँ गायब हो गए ये लोग, इनकी जिंदगी में क्या हो रहा होगा, है ना। सो वो एक मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद फिर वो फेड आउट हो जाते हैं, या कुछ लोग अच्छे डांसर्स बन जाते हैं, कोरियोग्राफर्स बन जाते हैं। तो वो एक जो एक चेंज आया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स रियली गुड। बिल्कुल मैम, ये जो परिवर्तन है ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये परिवर्तन नहीं आएगा तो हम कभी भेद ही नहीं कर पाएंगे अच्छे और बुरे में, सही और गलत में। करेक्ट। पर मैंने अभी पिछले दिनों बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किए और उनसे अलग अलग चीज़ें मैंने सुनी। तो जो आप अभी बिग बॉस के लिए आपने बोला कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, इसी प्रकार एक और हमारे पास
सज्जन आए थे, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मुझे बहुत बुलाया जाता है बिग बॉस में, लेकिन मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए नहीं है। नहीं, वो मैं इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि 40 साल लगे मुझे स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, चंद पैसों के लिए, कुछ लोगों को जीतने के लिए या जिताने के लिए मैं अपने 40 साल के इस सक्सेस स्टोरी को उनके हाथों में नहीं देना चाहती। ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि मेरी मेहनत जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आज मैं जी रही हूँ, वो कोई भी आके सिर्फ जीतने के लिए या चंद पैसों के लिए उसे आप गटर में डाल दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत अच्छे मैम सीरियल्स भी हमारे टीवी पे आते हैं, उसी प्रकार से बहुत अच्छी आजकल फिल्मों पे भी, और जी, खासकर साउथ इंडस्ट्री अभी बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ती बिल्कुल, जा रही है, बिल्कुल। और साउथ इंडस्ट्री जो है वो अलग ही एक मुकाम लेकर आ रही है सामने। आज जो हमारी पुरानी एक बॉलीवुड मूवी बनती थी, उसके ऊपर एकदम से शासन कर लिया है साउथ इंडस्ट्री जी, ने। जी। तो मैम, आपको क्या अंतर नजर आता है साउथ में काम करने में और बम्बई की जो अपनी प्रोडक्शन या अपनी एक तरह की कहानियां होती हैं उसमें काम करने में? अंतर मुझे देखिए, साउथ का इन्फ्लुएंस पहले से था। जैसे आप जीतू साहब के ज़माने में भी देखिए, ज़्यादातर फिल्में साउथ में बनते थे। जितनी भी हीरोइंस हिंदी में आई हैं, सब साउथ की हीरोइंस, उन्होंने आके मतलब राज किया यहाँ पर। वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, फिल्म मेकिंग को बहुत सीरियस प्रोफेशन मानते हैं, और वहाँ प्रपोजल्स नहीं बनते, वहाँ फिल्में बनती है। हिंदी इंडस्ट्री में पहले प्रपोजल बनता है, फिर फिल्म बनाने के बारे में सोचते हैं कि पहले स्टार्स को इकट्ठा कर लो, फिर किसी से पैसे मांग लो, फिर हम फिल्म बनाते हैं। साउथ में एक हार्डकोर स्क्रिप्ट रहता है, पैसा है, सिंसेरिटी के साथ उनके सही एक्टर्स उस प्रोजेक्ट में होते हैं, एंड उसके बाद फिल्में बनती है। एंड पीपल, एक्टर्स इन साउथ उस प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत ही डिवोशन के साथ काम करते हैं। वो रजनीकांत सर हो, वो ममूटी हो, मोहनलाल सर हो, या उस तरफ चिरंजीवी सर हो, कोई भी हो, इस प्रोफेशन को वो उतना रिस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, स्टोरी पे बहुत काम करते हैं। रेपिटेटिव कोई भी कहानी नहीं होती। नहीं है। जैसे कांतारा फॉर एग्जाम्पल, ये एक टिपिकल मैंगलोर के एक सेक्ट की कहानी थी, जी। और मैंने ये फिल्म जाके थिएटर में देखी थी। पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब एक कल्चर से नॉर्थ इंडियन शायद जानते भी नहीं होंगे कि ये क्या चीज है, जी। और हमको इसलिए पता है क्योंकि मेरी कुक मंगलूरियन है, तो वो हमेशा इसके बारे में बात करती है। कमिंग फ्रॉम साउथ मुझे भी थोड़ी सी एक नॉलेज थी, बट फिल्म में पिन ड्रॉप साइलेंस मैम, और फिल्म खत्म होने के बाद भी ऑलमोस्ट 1 मिनट तक लोग उठे नहीं। क्यों? कंटेंट, परफॉर्मेंस। मतलब आज जब ऋषभ शेट्टी जी की जब इतनी तारीफ होती है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट रहा है। एक कहानी, एक कल्चर जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, आज वो एक नेशनल नहीं, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट बन गया है। क्यों? वो अपने आप पे बिलीव करते थे, उनको पता था कि ये कॉन्सेप्ट अगर हम सही ढंग से बनाएंगे तो ये हर ऑडियंस के दिल में जाकर बसेगी ये फिल्म। अब आप रिपीटेडली, आप ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं बन रहा है, एक उरी को देखिए, एक आप छावा को देखिए। आजकल वो ट्रेंड बदल रहा है। आप रोमांस कोई भी नहीं देखना चाहता, आप कंटेंट लेकर आइए। जब कंटेंट सही होता है, फिल्में अच्छी चलती है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्मों में कंटेंट नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर 50 फिल्में बनती है तो 3 या 4 वैसी फिल्में बनती है, बाकी सब रन आउट ऑफ द मिल वही कहानियां हैं। फिर रोते हैं कि भैया फिल्में नहीं चली। अब प्रॉब्लम ये है, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फिल्में क्यों नहीं करती मैम, आप टेलीविजन में तो झंडे गाड़ रही हो। अरे कोई बुलाएगा तो हम करेंगे ना। अब क्या, लोग भी डिफरेंट, अलग अलग चेहरों को देखना चाहते हैं, पर आप तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना चाहते। बट साउथ में वो नए एक्टर्स को लेकर आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक मोनोटाइप को तोड़ते हैं। ये नहीं कि भैया आप ये रोल कर रहे हो तो आप यही करते रहिए, नहीं, आप कुछ अलग करिए, हम आपको स्कोप दे रहे हैं।
तो वो एक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और न्यू एक्टर्स, सिर्फ एक आज ओटीटी की वजह से कितने नए एक्टर्स को काम मिल रहा है और क्या काम कर रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं. इफ यू हैव गॉट अ पंकज त्रिपाठी, वी हैव गॉट अ नवाज, ये सब ओटीटी से तो निकले हैं. एंड आज जब आप उनको देखो, जैसे राजकुमार राव की फिल्म डज बिगर बिजनेस टुडे, क्योंकि उसमें कंटेंट है, परफॉर्मेंस है, लोग देखना चाहते हैं. अब वो बात चली गई, भैया हीरो है, हीरो फिल्म चलाएगा, नो. अब आपका जो कंटेंट है वो हीरो है, वही. और वही प्लस पॉइंट है साउथ में. और जब वो काम करते हैं ना, तो 3 months ऑफ टोटल डेडिकेशन उसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इसलिए वो कैरेक्टर से हटते नहीं है. सी एक कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर होता है, क्योंकि टेलीविजन में क्या है, हम हर रोज आते हैं. आज अगर हमसे गलती हो गई तो कल हमें माफ कर दीजिए करके हम बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हम सुधार सकते हैं. बट फिल्मों में आप नहीं, 2 घंटे में आपको पूरी कहानी बतानी. तो वो 2 घंटे में अगर कैरेक्टर थोड़ा सा भी हिला, और आज की ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट. पहले आप जैसे अमर अकबर एंथोनी फिल्म देखते थे कि 3 पाइप से जाता था और एक माँ के हाथ में खून जा रहा था, तो उसमें भी हमने ताली बजाई है. बट आज ऑडियंस वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 50 सवाल पूछेंगे, ऐसे कैसे होता है, साइंटिफिकली तो ये गलत है. सो आपके पास अगर सही कंटेंट नहीं हो तो आपकी फिल्में हिंदी में नहीं चलेंगी. तभी तो डब फिल्में, जैसे हमारे जितने भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे असिस्टेंट्स हैं, वो सब सोनी मैक्स इसलिए देखते हैं, सब साउथ के डब फिल्म देखते हैं. वो तो मजा आता है मैडम देखने में, हिंदी फिल्म देखने में मजा नहीं आता है. सो ये एक ट्रेंड चेंजिंग है. तो जब साउथ सी फिल्म ही है, मेकिंग वही है, बट आपका जो अप्रोच है वो कहीं गलत हो रहा है. एक आज की यंग जनरेशन, जो यंग बच्चे हैं, उनके अंदर एक नई चीज आती जा रही है मैम. ये लोग ना हॉरर कंटेंट को बड़ा पसंद कर रहे हैं. जितना भी हॉरर मूवीज बन रही हैं, जिन मूवीज के अंदर या ओटीटीज के अंदर थोड़ा भी हॉरर का कुछ टच डाल दिया जाता है, वो बहुत सुपर डुपर हिट हो जाता है. आप यूट्यूब भी उठा के देख लीजिए, जितने हॉरर पॉडकास्ट हैं बहुत पसंद करे जाते जी. हैं. जो लोग हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं वो बड़ी पसंद करी मैं खुद ही जाती हैं. सुनती हूँ, मैं खुद ही सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो एक सब्जेक्ट से मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ. एक है पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ, स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, और एक जो नरेटिव है, सी वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि जिस चीज से आप वाकिफ नहीं हो, दे ऑलवेज से कि आपको उन चीजों को एक्सप्लोर करने की, जो दिमाग के अंदर वो एक कीड़ा है ना, कि क्या ऐसा होगा, क्या ये हो सकता है, क्या अगर ऐसा होता है तो फिर कैसे होगा. सी जो चीज आप नहीं देख सकते, जैसे हमने कुछ पॉडकास्ट में मैं देखती हूँ कि स्पिरिट बाहर निकल रहा है. मैंने कहा मेरे फादर की जब डेथ हुई तो ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं, तो ये क्या है. सो या तो एक इंक्विजिटिवनेस है, या एक होता है कि क्या सच में ऐसी चीजें हैं क्या. हालांकि कुछ जब आप वीडियोस देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये तो मतलब बहुत ही बेवकूफ़ी की तरह मतलब कुछ भी करते हैं, उसमें हंसी भी आती है. बट ऐसी बात नहीं है कि ये चीजें नहीं होती, होती है मैम. होती है, हम क्योंकि दिन मैंने रात एक्सपीरियंस किया, गुजरते हैं, हमें मालूम है. मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको. मैम प्लीज बताएंगे. कई बार ये मैंने एक्सपीरियंस किया है. तो जैसे मेरी माँ, हम लोग, मैं यात्रा करने गई थी बंगाल, एंड माय मदर वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ द रेक्टम. तो मुझे मतलब लास्ट ऑलमोस्ट उसका उनका लास्ट ट्रिप था. तो पता नहीं, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ आती थी, तो मैं बहुत ही उदास थी. मैंने कहा ये क्या हो रहा है मम्मी के साथ, समझ में ही नहीं आ रहा था. तो ऐसे ही हम लोग जा रहे थे, तो किसी ने हमसे कहा था कि इस रूट में ज़रा सावधान रहना. और मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं सोती नहीं हूँ रात को जब मैं ट्रैवल करती हूँ. तो एक तो मैं अवॉइड करती हूँ, बट कई बार प्रोफेशनली हमको जाना पड़ता है. तो वो हीरो आगे बैठा था, मैं लेफ्ट में बैठी थी, मेरी मम्मी बैठी थी. सडनली ऐसे जाते जाते ना, मैंने एक नेपाली जैसा आदमी ना खाकी कपड़े में क्रॉस कर रहा था. और वहाँ के ड्राइवर्स जो है ना, वो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं, आंखें बंद करके भी ना ऐसे चलाते हैं गाड़ी, मतलब उनको पता है कि यही जजमेंट है. तो जैसे ही बंदा क्रॉस कर रहा था, मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा संभालना. वो ऐसा लगा गाड़ी रुक गई. मैंने पलट के देखा, मैंने कहा कोई नहीं था उधर. और हमारी गाड़ी जो थी वो एब्सोल्युटली रोड छोड़ के वो खड़ी थी क्लिफ के वहां पर. और ये बात हुई थी 1400 किलोमीटर मुंबई से दूर. और जब मेरी माँ डेथ बेड पे थी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था,
वाज एन एस्ट्रोलॉजर। एक होता ना लास्ट में जब उम्मीद टूटने लगती है, तो हम जैसे लोग याद आ जाते हैं मैम। नहीं मुझे तो हमेशा याद आते हैं। पर उस बार मेरे मामा ने कहा था कि मेरा एक बहुत अच्छा, वो उसी मतलब जहाँ मेरी माँ सब पैदा हुई थी, तो उसने मेरे को कहा कि यार एक बार तो जाना उसको मिल के आ। शूटिंग छोड़ के मैं भागी उसके पास, तो जैसे मैं बैठी उसने कहा 1400 किलोमीटर दूर क्या हुआ था, और ये बात सिर्फ मैं और मेरी माँ जानते थे और कोई नहीं जानता था। आई सेड क्यों, क्या हुआ? बोला वो सोल को रिनाउंसिएशन चाहिए था, और तो वो तुम्हारी माँ के बॉडी में है और तुम्हारे पास एग्जैक्टली मैं उसके पास कुछ 3:30-4 बजे गई थी। उसने कहा कल सवेरे 5 बजे तक तुम्हारे पास टाइम है, जाओ अपनी माँ का हाथ पकड़ लेना। वो जा चुकी है, फिजिकली वो निकल चुकी है, सिर्फ उस टच से तुमको पता चलेगा, उनको पता चलेगा कि तुम कहीं खड़ी बैठी हो उसके पास। उसने बोला सवेरे 5 बजे तक हिलना नहीं वहां से, और एग्जैक्टली 5:05 शी ब्रेथ्ड हर लास्ट। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा हेलो, उसने बोला खत्म कहानी। तो वो एक एक्सपीरियंस है। फिर एक एक्सपीरियंस था जब मैं शूट कर रही थी, गुजरात में मैं शूट कर रही थी, तो ऐसे दोपहर के वक्त हम लोग सब बैठे थे, डांसर्स बैठे थे, ऐसे बात करते करते फिर एक डांसर उठी, उसको रेस्ट रूम जाना था पर खुला था, तो गई वापस आई, फिर मेरे पास आके बैठ गई। मैंने कुंकू જોઈએ, मैंने कहा क्या? मैंने कुंकू જોઈએ। मेरी माँ ने कहा संभालना, गड़बड़ है। तो फिर हमें पता चला कि देयर वाज दिस एक सुहागन जिनकी डेथ हुई थी, वो कुंकू मांग रही थी। तो वो एक एक्सपीरियंस था। एक बार मैं बड़ौदा में शूट कर रही थी, तो उस टाइम पे मेरी वो प्रॉब्लम चल रही थी, लेडीज प्रॉब्लम। मेरी माँ हमेशा बोलती थी उस टाइम पे कहीं अकेले नहीं जाना, नहीं जाया जाता। हाँ। तो पता नहीं वो शॉर्टकट रूट लेके यहाँ से हम लोग गए, घर रूम में आई, सो गई एग्जैक्टली अराउंड 11:30 या 11:45। बगल में बहुत छोटा सा रूम था हमारा, मेरी माँ इधर बैठी सो रही है, मैं इधर सो रही हूँ, मतलब इतना सा अंतर था माँ और मेरे बीच में। जो ऐसा लगा कि कबर्ड खुल गया और किसी ने आके ऐसे ना मेरे गर्दन को ऐसे पकड़ लिया था। मेरी माँ को मैं उठा नहीं पा रही थी, जो सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ मारूं तो वो उठ सकती थी, और मुझे पता था कि वो घुस रहा है, मतलब बॉडी के अंदर जा रहा है वो। बट जैसे पता नहीं मैंने कहा, मैंने मुर्गा करके एक हाथ मैंने अपने माँ पे मारा, ऐसे ऐसे हाथ लगाई, और वो ऐसा जो हाथ था ना ऐसे ग्रिप निकल गया मेरे हाथ से। तो ऐसे कई एक्सपीरियंसेस मेरे हुए। तो मैं इन चीज़ों को, मतलब पता नहीं, देवगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो जैसे मैं किसी एरिया में जाती हूँ मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को, मैंने कहा हवा पानी सही नहीं है, बी केयरफुल। और हमेशा हनुमान चालीसा लेकर जाती हूँ मैं, हमेशा मेरे पिल्लों के नीचे हमेशा हनुमान चालीसा रहता है। तो चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते ही हैं, शूटिंग के दौरान पता चल जाता है हमको। बट मैम चीज़ें तो होती हैं, देखिए हमारे पास, हम क्योंकि हमारा तो काम है जी, तो एक डॉक्टर के पास आप जाकर अगर ये कहेंगे कि कैंसर होता है तो वो हंसेगा, बोलेगा क्या मूर्ख जैसी बातें करो, फिर हम क्यों बैठे हैं। अगर आज कोई मुझे ये कहता है ये चीज़ें होती हैं क्या मैम, ट्रस्ट करने जैसी होती हैं क्या ये चीज़, तो मैं उनको हंस के मुस्कुरा के एक ही जवाब देती हूँ, भाई मैं तुझे कैसी लग रही हूँ, खाती पीती तगड़ी लग रही हूँ ना, तो तू समझ ले होती हैं तभी मैं ऐसी बैठी हूँ। एग्जैक्टली। तो चीज़ें तो हैं, लेकिन उन चीज़ों से आपको डील कैसे करना है, आप उन चीज़ों के साथ कितना आपको जुड़ना चाहिए, किस हद तक जुड़ना चाहिए, वो लोगों को एक्चुअली पता नहीं है। तो मुझे इसलिए लगता है कि जब ये भूत की फिल्में बनती हैं, मैं अक्सर अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में उदाहरण देती हूँ कि जब ये लोग कोई भी मूवी बनाते हैं ना मैम, स्टोरी लिखते हैं ना, ये लोग बड़ा रिसर्च करते हैं, और ये हम जैसे ना बहुत लोगों की शायद मदद भी लेते होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि ये जितनी बारीकियां निकाल के लाते हैं वो मैम सिर्फ आपको तभी पता लग सकती हैं जब आपके पास उस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस बंदा बैठा होगा। तो इनकी स्टोरीज हवा की नहीं होती, उनके अंदर बहुत सत्यता होती है। आप एक भी स्टोरी, आज तक जितनी भी हॉरर स्टोरीज बनी है, आप एक भी स्टोरी को ये नहीं कह सकते कि बस स्टोरी है। नहीं 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 नहीं,
वो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों के साथ जुड़ी हैं। वो एंटिटीज, वो स्पिरिट्स सच में होती हैं जिन पर वो फिल्में बन रही हैं। तो जब लोग इनको देखते हैं, इनके प्रति इतना रुझान दिखाते हैं, जैसे कनेक्ट होता है। जैसे अभी स्त्री बनी मैम, स्त्री वास्तव में एक पूरी कहानी है रियलिटी में। अभी एक मुंजा बनी, मुंजा वास्तव में एक कहानी है और अनगिनत लोगों ने उस मुंजा को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। अब लोगों को पता लगा कि हाँ वो मुंजा होता है। कुछ के लिए वो सिर्फ कहानी या फिल्म बन के रह गई, लेकिन कुछ के लिए वो सच में एक नहीं। बट जब हॉरर फिल्में हिट होती है तो वो कहानी नहीं होती है, वो आपके साथ जुड़ जाती है। वो आपके साथ जुड़ बिल्कुल, जाती है। तभी तो कहानी हिट होती है। आप कोई भी, जैसे एक टाइम पे कुछ फिल्में बनती थी जहां पर हॉरर फिल्में देख के हमको हंसी आती थी, तो ये तो बेवकूफ़ी है। बट कुछ फिल्में देखकर आपको लगता है नहीं, बिकॉज क्या होता है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, हर किसी की जिंदगी में एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो जब आप उस चीज से आप कनेक्ट करते हो या उस पर्सपेक्टिव से आप उस फिल्म को देखते हो, या यूट्यूब हो, कुछ भी हो, तो आप कनेक्ट करते हो। दैट इज वाई यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट। और हो सकता है कि आजकल के बच्चे जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, अकेले रहते हैं, इन चीजों से वाकिफ होंगे या इन चीजों के बारे में जानना चाहते होंगे। भाई अगर जब 10 दोस्त बैठते हैं तो किसी एक के साथ कुछ तो हुआ होगा, तो अपना एक्सपीरियंस अगर वो है तो 9 दोस्त ये देखना चाहेंगे, यार कुछ ये तो नहीं बोल रहा था ये। हो सकता है इस वजह से पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। और जो अनसीन है, जो अनटोल्ड है, ह्यूमन माइंड है, उसे एक्सप्लोर करने की। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। मैम एक ये बात कही जाती है कि एक अच्छा अभिनेता होने के लिए, अभिनेत्री होने के लिए एक अच्छा डांसर होना जरूरी है। आप एक अच्छी डांसर भी हैं और एक बहुत अच्छी अभिनेत्री भी हैं, तो आप इस बात को मैम कितना ठप्पा लगाती हैं? ये एक प्री कंडीशन तो नहीं है, ये तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज नॉन डांसर्स भी बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस हैं। बट एक एक्ट्रेस आप तब बहुत अच्छी बन जाती है जब एक अच्छी डांसर है, क्योंकि आप उस कॉन्सेप्ट को या उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से कंसीव कर सकती है। जैसे आज लोग मेरे को बोलते हैं कि आपकी आंखें बहुत बोलती है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक ट्रेन डांसर हूँ। तो वो सिर्फ आपको एक कॉम्प्लीमेंट करता है कि एक चीज को समझने में या एक सिचुएशन को समझने में। जैसे एक डायरेक्टर आके बोलता है कि भैया ये मैम ये एक डरने का सीन है, एज अ डांसर मुझे पता है कि डर क्या है, हम उसको कितने रेंज में या कितने फॉर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो मेरे लिए वो सिर्फ एक शब्द डर बहुत हो गया। बट इफ यू आर नॉट अ गुड डांसर या आप डांसर नहीं हो तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि डर मतलब डर ये डर है या वो डर है या बहुत एक्सट्रीम डर है। सो हमको वो इजियरली एज अ डांसर आपको, एंड एज अ डांसर क्या होता है कि आपके हाव भाव इतने स्पष्ट होते हैं और इतने एक्सप्रेसिव होते हैं कि लोगों को वो भाने लगता है। जैसे जब भी श्रीदेवी डांस एज अ डांसर जब वो एक्ट करती है तो कुछ कुछ हरकतें वो करके जाती थी कि लोगों को लगता था कि भाई ये क्या करके गई। बिटवीन द लाइंस एक एक्टर ही है, बट बोलते हैं ना बिटवीन द लाइंस जब एक गैप होता है, वो गैप भी एक डांसर छोड़ती नहीं है, उसको भी वो फिल करेगी। जैसे आप शमी साहब को देखिए, कई बार ऐसा लगता था कि शम्मी कपूर ऐसे आधे थे डांस पर कोई एक बीट नहीं छोड़ते थे, या फिर एक बीट के 2 आधे बीट मारते थे, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। शायद यही एक रीजन है कि यू टेक बीट वैजयंती माला मैम, बी इट पद्मिनी जी, बी इट माधुरी दीक्षित, बी इट श्रीदेवी, बी इट ऐश्वर्या राय, वो एक प्लस हमेशा जुड़ता है। बट डांस जरूरी है एज एन एक्ट्रेस, ये मैं नहीं मानती, ये कॉम्प्लीमेंट जरूर करेगा, आपके अभिनय को पूर्ण करने में आपकी मदद करता है। एक एक्स्ट्रा लेवरेज हम बोलते हैं उसको, एक 99 पे एक +1 आता है ना, वो एक 100% के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम जब आपने एज अ डांसर अपनी शुरुआत की तो क्या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा था जो आपसे बहुत जेलस करता था? पता ही नहीं चला, पता नहीं, मैंने जिंदगी में ना बाहर की दुनिया को मैंने ज्यादा तवज्जो दिया ही नहीं है। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन क्या बोल रहा है। बिकॉज जब मैं छोटी थी तो मेरे स्कूल और डांस के बीच में मेरा टाइम निकल जाता था, तो मुझे, और उस वक्त ना मुझे ऐसा नहीं लगता कि जेलसी वेलसी बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिखता था। बट मेरी माँ एक जरूर बोलती थी कि भैया किसी के घर में जाओ तो कुछ खाना नहीं,
तो मैं बोलती थी भैया अम्मा क्यों ऐसा बोल रही हो? बोलते नहीं मत खाना, जो चाहिए मेरे को बोलना। तो वो बहुत डरती थी, आई डोंट नो व्हाई। और मैं आज भी मैं उस चीज को फॉलो करती हूँ, क्योंकि अब बातें समझ में आने लगी है। तब हम बहुत छोटे थे, समझ में नहीं आता था। और आज आपके पॉडकास्ट में मैं एक और बात जरूर कहना चाहूंगी कि ब्लैक मैजिक, मेरे फादर हमेशा यही बिलीव करते हैं कि आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक। मेरे साथ जो हुआ है वो ब्लैक मैजिक हुआ है। मैंने आपसे ये सवाल तभी पूछा मैम। पूछा था, बट कुछ चीजें जब आप प्रूव नहीं कर सकते ना, तो उसे छोड़ देने में ही बेहतर है। बट मेरे फादर के अंतिम सांस तक वो यही कहते रहे, तुम्हारे हॉरोस्कोप में पैर खोने का कोई भी रेफरेंस नहीं है, तुम्हारा नरबली हुआ है। और सीक्वेंस भी मुझे पता है क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हो सकता है उसी वजह से ब्लैक मैजिक का भी यही है कि एक दायरे के अंदर वो वर्क करता है, एक डिस्टेंस के बाद वो वर्क नहीं करता। अगर आपके ऊपर कोई ईश्वरीय कृपा बहुत ज़्यादा होती है, आपके इर्द गिर्द पूजा पाठ का माहौल बहुत अच्छा होता है, आपके भोजन के अंदर अगर आप बहुत सात्विक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है जब हम ये बोलते हैं मैम नॉनवेज मत खाइए, ड्रिंक मत करिए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये है ना एक टिपिकल ब्राह्मणों की तरह बात करें। नहीं नहीं नहीं, हम आपके भले के लिए ये बात कह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है मैम, जो ये असुर प्रवृत्तियाँ होती हैं, ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये जो एंटिटीज़ होती हैं, ब्लैक मैजिक होता है, वशीकरण होता है, ये आपके ऊपर तब और तीव्रता के साथ काम करता है जब आप ये सारी चीजें अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण करते हैं। आज मैम आप एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, मैं आपको अगर तिलक लगाती हूँ या मैं आज आपको कहती हूँ मैम सिर ढक के आप मेरे ठाकुर जी को प्रणाम करें, आपको उन चीज़ों के वैल्यू पता है। बिल्कुल ठीक है, आप उस तिलक का महत्व भी समझेंगे, आप वो सर ढकने का महत्व भी समझेंगे, आप उन सारी चीज़ों के महत्व को समझेंगे। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो आपके रूट से जुड़ा हुआ है। आपके मदर फादर ने जो आपको सिखाया है आपके रूट से जुड़ा रहेगा। तो आप बोलोगे ये तो कुछ मुझे अपने जैसा मिला। मैम स्पिरिट्स के साथ और ये जो एंटिटीज होती हैं इनके साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप नॉनवेज खा रहे होते हो, जब आप दारू पी रहे होते हो, जब आप गलत कर्म में होते हो, तो इनको क्या लगता है ये तो अपनी जात बिरादरी का भाई है, जल्दी पकड़ लेते हैं ना। तो इनके ऊपर कंट्रोल कर पाना, अरे ये तो हमारे यूं चुटकी बजाने जैसा काम है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे वाला काम सारा फॉलो कर रहे हैं। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं हम जब अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, हम जब उन संस्कारों में चलते हैं, तो ये चीजें हमसे घबराती भी हैं मैम, डरती हैं, हमसे दूर भागती हैं। जैसे आपने कहा आप देवगण है, तो कहीं ना कहीं देवगण का अर्थ ही यही होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ देवता ने एक गण अपना नियुक्त करके भेजा होता है प्रोटेक्शन के लिए, जो हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करता है। जी। और मैम ये केवल देवगण वालों के साथ नहीं है, राक्षस गण, मनुष्य गण उनके साथ भी आते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन वहां पर उनके इस जन्म के कर्मास उनके साथ बहुत कनेक्ट होते हैं। मनुष्य गण वाले अगर अपने कर्मास बहुत अच्छे रखेंगे तो वो गण उनकी भी मदद करेगा। ओके। राक्षस गण वाले भी अगर अपने कर्मों को सही पाथ पे लेके चलेंगे तो उनके साथ भी वो गण जो है काम करेगा। हमारे यहाँ एक चीज बोली जाती है छठी की रात्रि का जागरण, जी शायद आप लोगों जी के जी पता है। तो उस दिन कहते हैं कि हमारा भाग्य लिखा जाता है। एक देवी है, छठी देवी जी, कहलाती हैं छठी वो देवी। वो बच्चे का भाग्य लिखती हैं। उसी दिन वो आपके साथ अपनी एक एंजल नियुक्त कर देती हैं, परी कह लीजिए या गण कह लीजिए, जो आप जी, नाम जी। देना चाहें। डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो वो हमेशा आपके साथ चलती हैं और वही आपकी हमेशा हर चीज से रक्षा करती है और वो आपको कनेक्ट करती हैं आपके पूर्वजों के साथ भी, आपके देवताओं के साथ भी, आपके ग्राम देवता, आपके कुल देवता, आपके अपने आराध्य जो भी आपका गोत्र है उनके जो देवी देवता हैं उनसे। तो मैम ये सारी चीजों से वही जो देवी हैं या जो गण है वो आपको कनेक्ट करके रखते हैं हमेशा। तो जब हम उनके हिसाब से काम करेंगे तो वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है शायद इसी वजह से मैं बच गई हूँ, इसी वजह से मुझे ज्यादा पावर मिल गया पैर में, डबल पावर। इसलिए मेरा यही मानना है ना कि हर साल जैसे मेरे पेरेंट्स जाते थे, मेरी दादी जाती थी, हर साल हम वहाँ जाते हैं कुलदेव के पास, वहाँ जाके अभिषेक हम करते हैं। फिर जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जिंदगी के एक एक साल का की जो एनर्जी मिली है,
चलो अब जो भी आए फेस करने के लिए हम तैयार हैं। जैसे मुझे माँ वृंदावन जाके या मुझे माँ कामाख्या जाके सेम फीलिंग जी, आती है जब भी जी। मैं डाउन होने लगती हूँ या मुझे लगता है कि अब मुझे अंदर से बूस्ट की ज़रूरत है, तो मैं उनके दर पे चली जाती हूँ और मुझे लगता है कि बस अब वापस से मैं रिचार्ज हो गई। जैसे हमारे घर में साल के पहले दिन फर्स्ट सैटरडे हम लोग माता की चौकी रखते हैं, क्योंकि हमारे इन लॉज के वहाँ पर वैष्णो देवी है हमारी जी कुल देवी। जी तो वहाँ पर दोनों तरफ हम दोनों चीज़ें करते हैं। और फॉर्चुनेटली मैं कहती हूँ ना, जब आपका लाइफ पार्टनर जो है वो उनके विचार और आपके विचार बिल्कुल सही चलते हैं ना, तो देन लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि फिर आपके कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते रिलीजन को लेके, फेथ को लेके, प्रेयर को लेके, आस्था को लेके। जब आप एक ही लेवल पे हो ना, एक ही प्लेटफॉर्म पे, कोई मैं यही बोलती हूँ भैया हमें कहीं मत बुलाना, हम इस जितना भी थोड़ा वक्त मिलता है हम शिरडी चले जाएंगे, हमको कोई ख्वाहिश नहीं है शिमला देखना है, कश्मीर कुछ नहीं। अभी भी हम लोग गए चेन्नई, जाके हम लोग ट्रिची जाके आ गए, बस खुश। मैम ऑन कैमरा तो नहीं, क्योंकि ये लोग करके बहुत बड़ी गलतियां करते हैं जो ऑन कैमरा लोगों की पास्ट लाइफ दिखाते हैं जी या जी उनको जी करते हैं। नहीं जी। करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से ना बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड होती हैं और ये हमारे उसमें एक सिद्धांत है। हमारी जब हम कुछ चीज़ें करते हैं हमें ओथ दी जाती है कि आपको, हाँ हाँ, कि आपको ये चीज़ों को मान के ही आपको वो काम करना पड़ेगा। तो हम लोग जब पास्ट लाइफ किसी की करते हैं तो मैम हम उस व्यक्ति के अलावा हम वहाँ पर किसी को भी नहीं रहना अलाउड करते। हम बोलते हैं सब बाहर जाओ, सिर्फ वही रहने दो, बिकॉज इट्स अ 1-to-1 ना, 1 to 1। ऑब्वियसली और वो ऑब्वियसली। उनके कर्मास हैं, किसी और को हम बिल्कुल उसका पार्ट नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हम बन रहे हैं तो हमें पता है हमें अपने आप को कैसे कैसे सेव करना सेव है। करना है। तो अगर कभी आप मुझे परमिशन देंगी तो मैं आपके पास लाइफ बिल्कुल जरूर करूंगी, बिल्कुल लेकिन ऑफ बिल्कुल कैमरा करूंगी मैम। बिल्कुल एंड बिल्कुल। इट्स अ हिडन सीक्रेट Yes, बिटवीन yes, यू एंड मी। yes. तो हम It will जरूर be my करेंगे। honor, because मैं नाड़ी वैद्य पे भी मैं एक्चुअली चाहती थी, जब मैं चेन्नई जाती हूँ ना, तो वहां पर वैतीश्वरन टेम्पल है जहाँ पर नाड़ी जी ज्योतिषम होता है। जी बट मैं कहती हूँ ना, जब तक टाइम नहीं आता, मैं इतनी बार चेन्नई जाती हूँ पर नहीं हुआ है, तो जब टाइम आएगा तो देखेंगे, हम भी देखेंगे पास्ट में क्या हमने किया है। जो भी है प्रेजेंट लाइफ में अच्छा कर्म करो, अगर कुछ गलती हुई है पास्ट लाइफ में उसे इस लाइफ में वॉश आउट करने की कोशिश करेंगे। मैम गलतियां नहीं होती हमसे कहीं भी, कुछ भी, बस क्या होता है कुछ अधूरा रह जाता है, जी उसको पूरा करने के लिए ना बस हमको एक वापस से जन्म मिलता है। जी। अब वो पूर्ण करने की हमारे साथ क्या जर्नी रहती है वो ईश्वर तय करते हैं और उसके लिए हमें अपने आप को ईश्वर को सौंपना पड़ता है। समर्पित कर लिया है, मतलब सौंपना नहीं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। अच्छा बुरा भाई तू देख ले। अब जिंदगी में ना वो वक्त है ना वो ताकत है भैया, जितना तुमने दिया वो सब हमने झेल लिया है, और तुमने अभी जितनी हमारी औकात नहीं है उससे कई ज्यादा हमें मिला है। तो बस हम सिर्फ शुक्रगुजार है कि जिंदगी में जैसा चल रहा हो वैसे चलते रहो, जब वक्त आए बुला लेना, हम रेडी है ऊपर आने के लिए। अभी तो काफ़ी अच्छा सब है मैम, और अभी तो ठाकुर जी करें आपको और लंबी आयु मिले, क्योंकि बहुत कुछ है अभी जो आपको करना है और नए बच्चों को बहुत कुछ आपसे सीखना है। तो चलिए मैम, आज के लिए बस हम आपसे इतने ही सवाल पूछेंगे। हमारे पास सवालों की कमी नहीं है, बहुत सवाल हैं हमारे पास, लेकिन समय की थोड़ी हमें जी कमी हो जाती है। तो उम्मीद करेंगे मैम कि अगली बार आपके साथ और बहुत सारी बातें बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सबसे यही कहते हैं कि हमारा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। जी, आप आज आए हैं, आज तो आपसे मुलाकात हुई है, आज आपको जाना है, पहचाना है। अब अगली बार जब बैठेंगे तो फिर कुछ आगे की और बातें बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल तो बहुत ही जल्दी मैम हम आपके साथ फिर एक बिल्कुल पॉडकास्ट बिल्कुल में बिल्कुल। जुड़ेंगे। आज के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। बहुत अच्छा बहुत-बहुत लगा आपसे शुक्रिया। मिलकर, और कुछ जानकारियाँ जो शायद मैंने शेयर की, कुछ बहुत सारी जानकारियाँ आपसे हासिल करके आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत जय बहुत श्री शुक्रिया। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में
उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।